तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैसे साउथ अफ्रीका ने एक बहुत ही वन साइडेड अफेयर में श्रीलंका को ह्यूमिलिएट करा इन द T20 वर्ल्ड कप, एंड उसी पिच पे इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ काफ़ी कंसर्निंग नैरेटिव्स निकल के आ रहे हैं। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उनको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। देन सेकंड टॉपिक इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग बिकॉज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या गौतम गंभीर को इंडिया का नेक्स्ट कोच बनना चाहिए, तो किन फॉर्मेट्स का बनना चाहिए, क्या उसका कोच बनना सही भी है इन द फर्स्ट प्लेस, क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव्स हैं। हर एक पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को ब्रेक डाउन करना है एंड पता लगाएंगे कि क्या ये चीज़ वैलिड है भी कि नहीं। एंड देन लास्टली फॉर ऑल द बार्सिलोना फैंस, मुझे पता भी एम्बापे का ट्रांसफर हो गया है मैड्रिड के साथ, उसको भी नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करना है हमें। बट इन दिस पॉडकास्ट हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हांसी फ्लिक के अंदर टैक्टिकली बार्सिलोना सेटअप कर सकती है। हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी कि क्या क्या चीज़ें वो लेके आता है टेबल पे फॉर बार्सिलोना, कैसे बार्सिलोना को एडजस्ट करना पड़ेगा। बट अब एक्चुअल फॉर्मेशन की ऑन फील्ड कौन से प्लेयर्स कहाँ खेलने चाहिए, एकदम डिटेल्ड बात उसकी आज होगी। और इसी से हमें पता चलेगा कौन से वो लूप होल्स हैं जहाँ पे हमें शायद कुछ ट्रांसफर मार्केट की हेल्प भी नीडेड हो। तो इन तीनों टॉपिक्स को डिटेल में एनालाइज करना शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो यार, तो हम लोग शुरुआत करेंगे श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के गेम से। एंड इस गेम में बाय द वे जिनको नहीं पता है, ये न्यूयॉर्क वाले स्टेडियम का फर्स्ट एवर ऑफिशियल गेम था। यहाँ पे 1-2 वार्म अप मैचेस हो चुके हैं, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का भी वार्म अप मैच हुआ था, बट दिस विल बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ऑफिशियल गेम इन द हिस्ट्री ऑफ द स्टेडियम। एंड सो नेचुरली यहाँ पे जो पिच थी उससे कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड थी जो कि निकल के नहीं आई। एंड ऐसा क्यों है मैं उसको ज़रा ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ, बिकॉज ये सेम स्टेडियम पे अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला जाने वाला है, इंडिया आयरलैंड का मैच भी खेला जाने वाला है। एंड पिच को लेके जो अजम्पशंस थे लोगों के अराउंड, वो थोड़े बहुत कुछ हद तक ब्रेक डाउन हुए हैं। एंड काफ़ी लोग जो है ना बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है इस चीज़ को लेके। मैं स्टार्ट ही सेगमेंट का उस चीज़ से करना चाहता हूँ, फिर हम लोग मैच को एकदम टैक्टिकली एनालाइज करेंगे। ऑफकोर्स टू स्टार्ट विद, पिच थी कैसी? देखो, हमने पूरे पिछले 3-4 महीने जब से T20 वर्ल्ड कप की न्यूज़ आनी शुरू हुई है, हमने अपने चैनल पे कवर करा है कैसे देयर वर अ लॉट ऑफ रूमर्स कि पिचेस बहुत स्लो होने वाली हैं, बहुत स्पिन फ्रेंडली होने वाली है। वेराज द ट्रुथ वाज कि वेस्ट इंडीज़ की खुद की टीम ने अपने स्क्वाड में सिर्फ 2 स्पिनर्स रखे हुए हैं। इट इज़ मोस्टली पेसर्स। वेस्ट इंडीज़ इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स, अलग अलग आइलैंड्स के कलेक्शन को वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं, एक कंट्री को नहीं बोलते वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ इज़ नॉट अ कंट्री। सो अलग अलग आइलैंड्स पे अलग अलग नेचर वाली पिचेस देखने को मिल सकती हैं। डेफिनेटली उनमें से कुछ पिचेस स्लो स्पिन नेचर की होंगी ही होंगी, बट टू जनरलाइज इट फॉर एवरी विकेट, जहाँ की आधा जो है टूर्नामेंट ऑलमोस्ट वो यूएसए भी होस्ट कर रहा है, एंड वहाँ की पिचेस तो छोड़ो, ग्राउंड और स्टेडियम ही नहीं बने थे, पहले से असम्पशंस आने शुरू हो गए थे कि बहुत ज़्यादा स्लो विकेट्स होंगी। एंड बाय द वे, ये मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कवर करा था कैसे अगर आप हर एक टीम की स्क्वाड के एनालिसिस को देखोगे ना, तो यू विल नोटिस हाउ सम टीम्स हैव गॉन विद अ लॉट ऑफ पेसर्स, विच मीन्स दे आर अज्यूमिंग कि भाई यहाँ पे हाई स्कोरिंग विकेट्स होंगे, एंड सम टीम्स हैव गॉन विद अ लॉट ऑफ स्पिनर्स, विच मीन्स दैट दे आर अज्यूमिंग कि विकेट स्लो होंगी, स्पिनर्स को हेल्प मिलने वाली है, तो हमें स्पिन बेस्ड अपनी स्क्वाड का थीम रखना होगा। एंड आइदर ऑफ देम कुड बी ट्रू, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। बट न्यूयॉर्क वाले गेम में हमें किस टाइप की पिच मिली एग्जैक्टली? ये पिच, जिनको नहीं पता, ये ऑस्ट्रेलिया से एक ड्रॉप इन पिच लाई गई थी। ये पिच एक्चुअली में अमेरिका में बनी नहीं है। ये पिच को लाया गया है ऑस्ट्रेलिया से, उठा के उड़ा के लेके आए प्लेन के थ्रू, एंड फिर वो गड्ढा बना के स्टेडियम के बीच में उसमें ड्रॉप इन करा गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई ये पिच नेचुरली अगर ऑस्ट्रेलिया की है तो बहुत ज़्यादा टर्न तो देखने को मिलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो नेचर की तो होने नहीं वाली। वट वी सॉ वॉज अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा कैरी, अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा बाउंस, अ लॉट ऑफ जिप इन द विकेट। जिस तरीके से श्रीलंका के पूरे विकेट्स बिखरे हैं ना, 77 पे ऑल आउट होना, ये टीम, जिनको नहीं पता है, इससे पहले के 3 T20 सीरीज लगातार जीतते हुए आ रही थी इस वर्ल्ड कप में, और वो इस तरह से ह्यूमिलिएट हुए अगेंस्ट अ साउथ अफ्रीकन साइड जो कि खुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, जिनके पास खुद भी बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, जिनसे खुद बहुत एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है।
आप उनसे इस तरीके से ह्यूमिलेट हो रहे हो. इफ़ यू लुक एट द विकेट्स, जिस तरीके से वो गिरे थे, अभी उनको हम लोग डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, और देयर वॉज अ कॉमन थीम. All the South African pacers were enjoying a lot of extra bounce, a lot of extra zip. क्या ये एक सरप्राइज है? हाँ, कुछ हद तक है, क्योंकि it does not make sense on the part of ICC to have wickets in America जहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस प्रमोट ना हो, बिकॉज ऑलरेडी अमेरिका में क्रिकेट की हाइप जनरेट करना बहुत मुश्किल है. अब अगर आप एक T20 वर्ल्ड कप वहाँ पे लेके आ रहे हो, विच इज़ अ मॉन्यूमेंटल डिसीजन फॉर एनी टीम, फॉर एनी स्पोर्ट, उसमें आप क्या चाहोगे? आप अपने आप को किस तरीके से फर्स्ट इंप्रेशन देना चाहोगे अपने स्पोर्ट के बारे में? द मोस्ट एंटरटेनिंग वन, द मोस्ट श्योर शॉर्ट वे टू गारंटी सक्सेस, वो कहाँ से आएगा? जब हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे. लाइक इट और नॉट, लोग बैट्समैन गेम क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों को पसंद ही वही है, हाई स्कोरिंग गेम्स देखना. तो अगर आप वैसे विकेट्स बनाओगे तो यू हैव मोर चांस ऑफ गैदरिंग अ बिगर क्राउड, ऑफ गैदरिंग मोर इंटरेस्ट. न्यूज़ में वहाँ के ज़्यादा तहलका मचे, वो इन्हीं चीज़ों से होगा. ज़्यादा एंटरटेनिंग मैचेस इन द परसेप्शन ऑफ द एवरेज फैन, अनफॉर्चुनेटली यही होता है. कई सारे अभी सपोजिटली टू क्रिकेट फैंस अभी कमेंट्स में आके बोलेंगे नहीं भाई लो स्कोर्स नहीं मज़ा आता है. आई गेट दैट, मैं खुद भी अग्री करता हूँ, बट एवरेज फैन वो अग्री नहीं करता उस बात से. उसमें हम दोनों कुछ नहीं कर सकते. अगर वो चीज़ें नहीं देखने को मिल रही तो डेफिनेटली इट इज़ अ बिट सरप्राइजिंग. बट यहाँ पे पता कैच क्या है? ये सारी विकेट्स अभी फ्रेश हैं, विच मीन्स इनके ऊपर जो घास है ना, वो काफ़ी हद तक अभी लाइवली भी बहुत है. इस पिच में काफ़ी कुछ एक्सट्रैक्ट है अभी बॉलर्स के लिए. जैसे जैसे मैचेस होंगे थोड़े और, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि विकेट्स इवेंचुअली सेटल डाउन कर जाएंगे. रोल होंगे विकेट्स कंसिस्टेंटली, थोड़ा गेम वहाँ पे खेला जाएगा तो वेयर एंड टेयर भी होगा, घास जो है वो हट जाएगी इवेंचुअली. उसके चलते हुए इवेंचुअली दीज विकेट्स विल बिकम बैटिंग फ्रेंडली. ये पहला ऑफिशियल मैच था यहाँ का. तो आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने अपने कमेंट्स में भी देखा कि सब बोल रहे थे कि मज़ा ही नहीं आ रहा, ये तो एकदम ही बॉलिंग फ्रेंडली विकेट बना दी. एंड आई सॉ हाउ सो मेनी ऑफ दीज पीपल वर द सेम वंस जो कि रो रहे थे कि IPL के टाइम पे लो स्कोरिंग मैचेस क्यों नहीं हो रहे. तो मुझे थोड़ा सा क्राउड कभी समझ में नहीं आता कि तुम चाहते क्या हो एग्जैक्टली. डेफिनेटली एक एक्सट्रीमली हाई स्कोरिंग गेम और एक एक्सट्रीमली लो स्कोरिंग गेम लाइक दिस वन, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका, आई थिंक वो दोनों ही एक्सट्रीम्स ऐसे हैं जो कि हम नहीं चाहेंगे. एंड इफ दैट इज द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच पीपल आर कमिंग, तो आई अंडरस्टैंड, फिर इट मेक सेंस. क्योंकि लो स्कोरिंग का मतलब जैसे अभी वो ओमान और नमीबिया का मैच हुआ था जो सुपर ओवर तक गया था, उस टाइप का हो रहा तो समझ में आता है. बट हाँ, 240 250 बन रहे हैं या फिर सिर्फ 60-70 रन बन रहे हैं, वो शायद कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो जाता है. ऑल्दो आई मस्ट से दिस मैच ऑल्सो काइंड ऑफ वेंट डाउन टू द वायर. एक मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि फंस सकता है. वैसे तो अल्टीमेटली 4-5 ओवर पहले ख़त्म हो गया, बट देयर वर मोमेंट्स देयर. एंड मैं यही कहूँगा कि अभी इंडिया का आइलैंड से मैच है, मैंने इसका प्रीव्यू ऑलरेडी लास्ट पॉडकास्ट में कर लिया है. एंड जो पिच की एनालिसिस थी वो एग्जैक्टली वही है जो अभी भी है, कुछ चेंज नहीं उसके अंदर. आई स्टिल थिंक जितना बुरा आपको पिच देखने में लग रही है ना इस मैच की वजह से, उतनी बुरी विकेट थी नहीं. एंड बुरा फॉर बैट्समैन पर्सपेक्टिव बाय द वे, क्योंकि बॉलर्स के लिए तो आप मतलब कुछ भी कर दो तो उसको आप कह दो कि इट्स अ बैड विकेट. ICC ही जब इस तरीके से विकेट्स को इंटरप्रेट करता है तो मैं फैंस को तो क्या ही ब्लेम करूं. एक स्पिन फ्रेंडली विकेट हो जाती है तो उसको बिलो एवरेज की रेटिंग मिल जाती है. मतलब पूरा नैरेटिव्स ही सेट है कि बैटिंग के लिए अच्छी विकेट है कि नहीं है, वो सबकॉन्शियसली बिल्ट है वो नैरेटिव्स. तो तुम फैंस को तो ब्लेम कर भी नहीं सकते. बट आई वुड वंस अगेन रीआइटरेट, ये जो विकेट है ना, अभी आप सोचोगे कि यार इंडिया पाकिस्तान वाला मैच भी खराब ना हो जाए क्योंकि इसी विकेट पे मैच होने वाला है, पता चले लो स्कोरिंग मैच हो रहा है, ना मज़ा आएगा, संडे पूरा खराब हो जाएगा, इतनी बड़ी हाइप है उस पर लिव अप ही नहीं कर पाएगा. एंड दिस इज़ द बिगेस्ट सेल आउट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप, दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ द वर्ल्ड कप. यही अगर इतना नो शो रह गया तो क्रिकेट की पूरी हाइप का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ अमेरिका में. बट आई लेट मी मेक अ केस. ऑफकोर्स विकेट उतना पाटा तो नहीं है अभी, एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल. अगर वहाँ से ड्रॉप इन पिच आ रही है, इट विल बी लाइवली इनिशियली, इवेंचुअली सेटल डाउन कर जाएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया. बट अगर आप देखो यहाँ पे श्रीलंका इतनी जल्दी आउट क्यों हुई है, देखो दिन का मैच था तो ड्यू का भी कोई फैक्टर नहीं था, ठीक है. तो ऐसा भी नहीं कि साउथ अफ्रीका को चेस करते वक्त कुछ ज़्यादा एडवांटेज मिला है.
फिर भी उन्होंने वो टारगेट 15-16 ओवर में मतलब चेस कर डाला। एंड अगर पूरी बैटिंग करते तो परहैप्स 130-140 तक भी पहुंच सकते थे आराम से। श्रीलंका क्यों नहीं पहुंच पाई? बिकॉज श्रीलंका के बैट्समैन वर इनकम्पिटेंट अगेंस्ट द स्किल सेट ऑफ द साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर्स। सिंपल। हर चीज तुम विकेट पे ब्लेम नहीं कर सकते। अगर तुम ये कह रहे हो कि श्रीलंका 77 पे इसलिए ऑल आउट हुई है बिकॉज विकेट बहुत खराब थी, भाई विकेट इतनी खराब नहीं थी बैटिंग के लिए। T20 के गेम में कोई भी विकेट इतनी खराब नहीं होती कि आप 77 पे ऑल आउट हो जाओ। ये सब बहाने हैं। ऑफकोर्स विकेट शायद 160 के लायक भी नहीं थी, 200 तो भूल ही जाओ। बट इफ यू आर टेलिंग मी कि 150-140 भी नहीं बन सकते थे इस विकेट पे, देन परहैप्स द टीम दैट वाज बैटिंग वर नॉट इक्विप्ड इनफ in terms of skill to tackle that extra bounce। अगर तुम यहाँ पे श्रीलंका के जगह ऑस्ट्रेलिया को डाल देते जहां से वो पिच आई है, तुम्हें क्या लगता है वो बाउंस पे एडजस्ट नहीं कर पाते? तुम्हें क्या लगता है वो डोमिनेट नहीं कर पाते नोकिया को? नोकिया तो छोड़ो, बाटन को तो डोमिनेट कर सकते थे। केशव महाराज को तो न्यूट्रलाइज कर सकते थे। केशव महाराज ने 2 ओवर में 2 विकेट ले लिए ऑन अ विकेट दैट वाज सपोर्टिंग पेसर्स। अब इसमें तुम क्या बोलोगे कि विकेट की गलती है? तो श्रीलंका के बैट्समैन की क्लियर एक इनकॉम्पिटेंस थी जिसके चलते हुए द विकेट वॉज मेड टू लुक वर्स देन इट एक्चुअली वॉज। इस बात को समझो। जो भी लोग बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं ना ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे कि यार विकेट बहुत ही कंसर्निंग है और ऐसे विकेट्स होंगे तो क्या फ़ायदा, देखो डेफिनेटली विकेट 200-250 वाली तो नहीं है। अगर 2 टॉप 8 नेशंस या टॉप 10 नेशंस खेल रहे हैं आपस में तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी हाई स्कोरिंग गेम। इन सेइंग दैट मैंने अभी प्रीव्यू में भी कहा था कि इंडिया आयरलैंड के साथ खेल रही है, यू शुड बी टारगेटिंग 200। पहुंचते हो कि नहीं वो अलग बात है, एम वहां का होना चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फर्क है दोनों टीम्स के बीच में। बट अगर सपोज इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है, यू वर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी दैट हाई स्कोरिंग, 200-220 बन रहे हैं बिकॉज दोनों टीम्स के पास गुड इनफ पेसर्स हैं जो कि रौन सकते हैं बैट्समैन को। इन सेइंग दैट उनके पास बैट्समैन भी इस क्वालिटी के हैं कि वो टैकल कर सके इस चीज़ को। श्रीलंका हैड अ क्लियर लैक ऑफ स्किल सेट अगेंस्ट द एक्स्ट्रा बाउंस दैट वाज ऑन ऑफर। ये सबसे बड़ा लेसन है, इससे हमें सीखना चाहिए कि भाई इंडिया पाकिस्तान का गेम जिनको लग रहा है, बहुत डर लग रहा है कि बहुत लो स्कोरिंग हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, डोंट गो बाय व्हाट हैपेंड इन द गेम, इन दिस गेम श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका। दिस इज नॉट द राइट बेंचमार्क जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे जज करोगे। आई थिंक इंडिया वर्सेस आयरलैंड का जो मैच होगा आज, जो दैट विल गिव अस अ मोर वेल राउंडेड अप्रोच। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो आइडियल बेंचमार्क होगा उससे थोड़ा ज़्यादा ही दिखाएगा वो, तो वो भी एक आइडियल सिनेरियो नहीं है। समवेयर इन द मिडल ऑफ द इंडिया आयरलैंड गेम एंड द श्रीलंका साउथ अफ्रीका गेम, दैट इज वॉट शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इंडिया पाकिस्तान गेम, आई वुड से। एंड विद दैट नाउ लेट्स मूव टू द एनालिसिस ऑफ दिस गेम पर्टिकुलरली। क्या हुआ इस गेम में, कैसे श्रीलंका जो इतनी गंदी तरीके से हारी। सबसे पहले एक जो ब्लंडर था मेरे ओपिनियन में वो था कि आपने टॉस जीत के बैटिंग क्यों करी। आज मैं स्कॉटलैंड को भी देखा, इंग्लैंड के अगेंस्ट टॉस जीत के बैटिंग कर रहे थे जबकि पता था कि बारिश हो सकती है। आई डोंट गेट द फिलोसफी बिहाइंड दीज डिसीजंस। पता नहीं टीम ऐसा क्यों चूज कर रही है। आई थिंक इट वॉज अ ब्लंडर टू बैट फर्स्ट जब आपको पता है कि विकेट एकदम फ्रेश है। एटलीस्ट सेकंड इनिंग्स में आते आते थोड़ा सा तो वेयर एंड टेयर होगा, थोड़ा सा तो बेटर हो जाएगी विकेट डिस्पाइट ड्यू नॉट बीइंग देयर। सुबह 10:30 का मैच था। आई थिंक वे गलत डिसीजन था। एंड टीम्स ऑल्दो आई वुड से, देखो अभी मैं टीम्स ना इन द फर्स्ट 1 or 2 राउंड्स ऑफ द गेम में किसी को भी जज नहीं करूंगा बिकॉज एवरीबडी कम्स विद अ पर्टिकुलर थॉट एंड अ पर्टिकुलर प्लान। तो इनिशियली जो सब लोग अपनी लाइनअप्स खिला रहे हैं, आई थिंक उनको हम इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। 2-3 मैचेस उनको देने चाहिए। परहैप्स सुपर 8 से हमें जज करना चाहिए कि क्या ये लाइनअप सही भी है। उससे पहले आई थिंक मोस्ट ऑफ द गाइज वुड बी इन आइदर एन एक्सपेरिमेंटेशन मोड या फिर दे आर जस्ट टेस्टिंग प्लान ए प्लान बी। तो जो प्लेइंग 11 थी दोनों टीम्स की, उसमें 1-2 चेंजेस थे एज अपोज टू व्हाट आई हैड प्रेडिक्टेड इन द प्रीव्यू, द स्क्वाड एनालिसिस ऑफ ऑल द टीम्स। बट वो इतना एक्सपेक्टेड है यार। मतलब अब तुम क्या सोच रहे हो कि जैसा हम सोच रहे हैं एग्जैक्टली वही वो करें, वो उनके खुद के भी कोई प्लान्स हैं। सो जस्ट टू स्टेट इट आउट वेरी क्विकली, निसांका एंड कुशल मेंडिस ओपनिंग कर रहे थे एक्सपेक्टेडली सो। कमिंदू मेंडिस खेल रहे थे, इसको हमने एक एक्स फैक्टर की तरह डिस्कस किया था एंड दैट एक्चुअली टर्न आउट टू बी ट्रू। डिसिल्वा इसके चलते हुए नहीं थे टीम के अंदर।
हसारंगा एट नंबर 4 आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। ये चीज़ इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर रखी है पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ सीरीज से। हसारंगा एज अ फ्लोटर ऊपर नीचे बैटिंग कर रहा होता है। आई डोंट गेट वाई, आई जस्ट डोंट सी द क्वालिटी देयर। एनीवे, समरविक्रामा थे वहाँ पे, फिर असलंका थे, मैथ्यूज़, एंजेलो मैथ्यूज़, दसुन शानका, ये दो हमारे मीडियम पेस ऑलराउंडर्स हो गए थे वहाँ पर। थिक्शाना, पथिराना एंड थुशारा, ये हमारे बॉलर्स थे। अगर हम लोग साउथ अफ्रीका की बात करें, क्विंटन डिकॉक एंड हेंड्रिक्स ओपनिंग एक्सपेक्टेडली, मार्करम एट नंबर 3 एक्सपेक्टेड था। ट्रिस्टन स्टब्स को नंबर 4 पे भेजा था इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिम एज अ फिनिशर। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन था, जो कि इट वाज समथिंग न्यू फॉर मी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। सो आई वुड बी इंटरेस्टेड टू सी कि क्या इसी के साथ स्टिक करने वाले हैं या फिर डेविड मिलर को ऊपर भेज के क्लासन एंड स्टब्स पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि आप खेलो नीचे एंड आप फिनिश करके दो। बिकॉज क्या मिलर इतने अच्छे फॉर्म में है कि वो हर मैच फिनिश कर सकता है कॉन्फिडेंटली? आई डाउट। आई थिंक इट्स सेफर टू हैव हिम इन द मिडिल ऑर्डर। बट पता नहीं क्या सोच थी इसके पीछे, भगवान जाने। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासन, डेविड मिलर, मार्को यानसन, जिनको होना ही था टीम के अंदर, हमने डिस्कस किया था कैसे। केशव महाराज थे, रबाडा थे, नोरकिया थे एंड क्वेट्जे की जगह यहाँ पे बाटमन थे। ये एक इंटरेस्टिंग चेंज था एंड इट काइंड ऑफ पेड ऑफ एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। यहाँ पे पहले पावर प्ले के अंदर सिर्फ 24 रन आते हैं और 1 विकेट गिरता है। बाटमैन को अपने T20 वर्ल्ड कप के करियर की पहली बॉल पे विकेट मिल जाता है निसांका का। कुशल मेंडिस एक एंड से स्ट्रगल कर रहा था, ही वॉज स्टिकिंग अराउंड, बट रबाडा, बाटमन एंड नोकिया सबने 2-2 ओवर डाले थे। इट वॉज वेरी इकोनॉमिकल, वेरी इंप्रेसिव एंड क्लियरली वो एक्स्ट्रा बाउंस हमें पहले ओवर से ही देखने को मिल रहा था। जब देयर वर सम ब्लाइंड पुल शॉट्स ऑन द फ्रंट फुट, जहाँ पे बॉल सर के ऊपर से उड़ रही है एंड बैट की ट्रैजेक्टरी बहुत ही नीचे है। क्लियरली दे वर बीटन बाय द एक्स्ट्रा बाउंस एंड दे वर क्लियरली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ऑल्सो। मतलब तुम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कुछ भी कह लो, बट इट सीम्स प्रीटी क्लियर कि आपने ये सोचा नहीं था कि ऐसा होने वाला है। एज फार एज आई रिमेंबर, एक कमेंटेटर कह रहा था कि ही स्पोक टू कुशल मेंडिस कह रहा हूँ, हसारंगा, एंड अपेरेंटली दे थॉट कि विकेट जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा सेकेंड इनिंग्स में। एंड स्लो तो छोड़ो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग्स में इतना ज़्यादा पेसी था कि बॉल बैट पे आ ही नहीं रही थी, 1-1 फीट ऊपर फिनिश कर रही थी बैट के, इतना बाउंस और पेस था। सो दैट आई थिंक दे क्लियरली मिस्ड द विकेट वहाँ पे, बहुत ईजिली हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो नेक्स्ट फेज था 6 से 10 ओवर के बीच का, यहाँ पे गेम जो है काइंड ऑफ किल ऑफ होना शुरू हो जाता है। बिकॉज सिर्फ 16 रन आते हैं इन 4 ओवरों में और 4 विकेट और गिर जाते हैं। नोकिया एंड केशव महाराज ये बॉलिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे केशव महाराज 2 बॉलों के अंदर हसारंगा को आउट करते हैं एंड समरविक्रामा को आई थिंक आउट करते हैं। एंड इट वॉज सो इंटरेस्टिंग टू सी बिकॉज हसारंगा एज अ फ्लोटर नंबर 4 पे आए हैं, स्टेप आउट करके ब्लाइंड स्लॉग मारने का केशव महाराज को, कंप्लीटली बीटन बाय द टर्न एंड ईजी स्टंप हो जाते हैं। द वेरी नेक्स्ट बॉल, इससे पहली वाली बॉल पे बॉल टर्न करके बाहर गई थी जिसकी वजह से हसारंगा बीट हुआ। द वेरी नेक्स्ट बॉल इज एन आर्म बॉल बाय केशव महाराज। आर्म बॉल का मतलब एंगल से पड़ के अंदर आ रही है स्किड करके, एंड समरविक्रामा वॉज नॉट रेडी फॉर इट, जिसकी वजह से उसके विकेट्स एक्सपोज हो गए एंड ही वॉज बोल्ड आउट। सच स्मार्ट क्लेवर बॉलिंग बाय केशव महाराज। ये एक्सपेरिमेंट, ये वेरिएशन किस समय पे करना होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। सिर्फ वेरिएशन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेरिएशन वाली बॉल आप किस टाइम पे डाल रहे हो उससे फर्क पड़ता है। जब समरविक्रामा बैटिंग करने जा रहा होगा, उसने क्लियरली नोटिस करा कि हसारंगा स्टेप आउट करके छक्का मारने जा रहा है और बॉल टर्न होके बाहर निकल गई, जिसकी वजह से वो स्टंप आउट हो गया, तो मतलब बॉल टर्न कर रही है। अब इस थॉट के साथ, वो ये थॉट उसने अपने दिमाग में प्लांट करा और इस थॉट के साथ वो बैटिंग करने गया। द वेरी फर्स्ट बॉल इज एन आर्म बॉल, कॉट ऑफ गार्ड, एकदम सरप्राइज कर दिया उसको। वेरी स्मार्ट बॉलिंग में केशव महाराज। नोरकिया ने भी यहाँ पे विकेट्स लिए, बचे 2 विकेट्स वहाँ पे ले लिए एंड कुशल मेंडिस एक एंड से टिके हुए थे। आई थिंक 19 रन उन्होंने 30 बॉल्स पे मारे एंड नोकिया उसको अल्टीमेटली आउट कर देता है। ही वॉज दैट गाय जो कि ओपनिंग से लेके एंड तक स्ट्रगल कर रहा था टिल द टाइम ही सर्वाइव्ड, बट द स्ट्राइक रेट वॉज जस्ट टू लो कि दूसरे एंड से बंदा मारने ना जाए तो रन्स खत्म नहीं हो रहे हैं, अब मारने जाएगा तो आउट हो सकता है। तो आई थिंक कुशल मेंडिस ने अपने लिए तो ट्रैप सेट करा ही, बट दूसरे लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन में पुट कर दिया टीम को। ऑन दी अदर हैंड मैं ये जरूर कहूँगा कि कुशल मेंडिस इज दैट वन गाय जिससे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक्चुअली में कि थोड़ा मार के तो खेलेगा,
बट दैट वॉज नो वे टू बी सीन सरप्राइजिंगली। नॉनदलेस इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फेज पे। 10 से 15 ओवर के बीच में 28 रन आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है रन रेट पे, बिकॉज एंजेलो मैथ्यूज वगैरह थोड़ा सा बैट चलाना शुरू करते हैं अपना, बट एट वॉट कॉस्ट। यहाँ पे 2 विकेट और गिर जाते हैं। 68 for 7 हो गए थे आफ्टर 15 ओवर्स, मतलब 90 बॉल्स पे आप 68 रन आपने मारे हैं और 7 विकेट आपके गिर चुके हैं। तो इट्स क्लियरली वेरी पैथेटिक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नोकिया और रबाडा दोनों, असलंका एंड धसुन चाणक्य दोनों को आउट कर देते हैं। यही 2 विकेट यहाँ पे गिरते हैं। एंजेलो मैथ्यूज वॉज ट्राइंग टू फाइट फ्रॉम वन एंड, इनफैक्ट वो शायद अकेला ऐसा बैट्समैन था इस पूरी इनिंग्स में जिसकी स्ट्राइक रेट 100 की थी। बाकी किसी की स्ट्राइक रेट शायद 100 की भी नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये तो हाल था इन लोगों का। इस फेज में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन पता है क्या थी 10 से 15 ओवर वाली? यहाँ पे 28 रन पता क्यों आए? बिकॉज यहाँ पे देयर वर अ कपल ऑफ सिक्सेस और बाउंड्रीज। नोटिस हाउ अगर आपने एक ओवर में 6 रन या 4 रन मार दिए, इवन इफ यू रोटेट द स्ट्राइक इन द नेक्स्ट 5 बॉल्स, यू कैड ईजिली हैव 9 to 10 रन, मतलब आराम से आप निकाल सकते हो सिंगल डबल लेके। यहाँ पे वो ही चीज नहीं हो पा रही थी, विच इज वाई इवन आफ्टर स्कोरिंग अ 6 और a 4 हर ओवर में 6 से 8 रन ज्यादा आ ही नहीं रहते। तो इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट द पावर हिटिंग, जो मैंने कहा था ना अभी इस सेगमेंट के स्टार्टिंग में कि क्यों श्रीलंका के बैट्समैन ने इस पिच को जितनी एक्चुअली में मुश्किल थी उससे ज़्यादा मुश्किल दिखाया है। बिकॉज आपको दी आर्ट ऑफ स्कोरिंग रन ऑन डिफिकल्ट विकेट आपसे हो ही नहीं रही थी। ज़रूरी नहीं कि हर मुश्किल विकेट पे आपको छक्का मारना आना चाहिए, बट जब वो शॉट्स नहीं लग रहे यू शुड नो हाउ टू रोटेट द स्ट्राइक, वो भी आपसे नहीं हो पा रही थी, विच इज़ वाई देन यू स्ट्रगल टू स्कोर 9-10 रन एवरी ओवर। ऐसा नहीं था कि उसके लिए आपने पावर हिटिंग का एस्पेक्ट कम छोड़ा हुआ है, स्पेशली द सेकेंड हाफ ऑफ द इनिंग्स। प्रॉब्लम वाज कि आप वो सिंगल डबल नहीं निकाल पा रहे हो, वो इशू था। एंड देन अल्टीमेटली लास्ट फेज में टीम रैप अप हो जाती है बड़ी आसानी से। 77 पे ऑल आउट हो जाते हैं, बस 9 रन और बन पाते हैं। नोकिया जो है वो मैथ्यूज को बाउंसर मारते हैं, वंस अगेन एक्स्ट्रा बाउंस लीड्स टू विकेट, एंड उसके बाद ज़्यादा कोई क्या कहते हैं फायर पावर रह ही नहीं गई थी। पति रन आउट हो जाते हैं, थिकशाना जो है रन आउट हो जाते हैं, डबल भी नहीं भागा जा रहा भाई से, पता नहीं क्या सोच रहे थे। बट विद दिस अ टारगेट ऑफ जस्ट 78, नाउ इट वॉज टू बी सीन कि सेकेंड इनिंग्स में कौन कितनी जल्दी फिनिश कर पाता है गेम को। एंड वी सी हाउ पावर प्ले के अंदर वंस अगेन श्रीलंका के 24 रन बने थे, इनके सिर्फ 27 रन और बनते हैं और 2 विकेट गिर जाते हैं। यू कुड आर्ग्यू कि साउथ अफ्रीका का पावर प्ले इट वॉज इवन वर्स दैन श्रीलंका's पावर प्ले, एंड साउथ अफ्रीका की बैटिंग में कम डेप्थ है एज अपोज टू श्रीलंका। सो कहीं ना कहीं इट वॉज काइंड ऑफ chaotic, and there was certainly a ray of hope for Sri Lanka to make a case to win the game in the power play itself. But इसके बाद से ना सेकेंड फेज में लोग बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज कर गए थे। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। फर्स्ट फेज में पावर प्ले के अंदर 27 for 2 मैथ्यूज एंड तुषारा ओपनिंग करते हैं बॉलिंग की। यहाँ पे तुषारा जो है वो ऑनडिक्स को 2 बॉल पे आउट कर देते हैं, एक बॉल पे चौका आता है, दूसरी बॉल पे आउट। जिस तरीके से ऑनडिक्स आउट हुए हैं, इफ यू लुक एट द रीप्ले वंस अगेन, मैं कुछ टैक्टिकल चीज डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। बॉल इज पिचिंग आउटसाइड ऑफ स्टम्प, इट इज, क्योंकि वो मलिंगा जैसा एक्शन है तुषारा का, तो नेचुरली वो एंगल के साथ पढ़ के और बाहर ही जा रही होती है 5वें 6ठे स्टम्प के पास। तो बॉल इज पिचिंग आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प, वहां से एंगल के साथ पढ़ के और बाहर जा रही है। लुक एट द फुटवर्क ऑफ हॉन्डिक्स। ऑस्टम जो होता है ना, जो थर्ड स्टंप होता है बैट्समैन का, उसके बाहर भी नहीं गया उसका पैर, एंड उसने दूर से ऐसे बैट फेंका है। द गैप बिटवीन हिज एल्बो एंड हिज बॉडी, हिज टॉर्सो इज सो बिग कि आप में बेसिकली इतना लेजी शॉट मारा हुआ है। यू आर अज्यूमिंग कि आपके जो हाथ हैं दैट वुड बी गुड इनफ, योर हैंड आई कोऑर्डिनेशन वुड बी गुड इनफ टू कवर अप फॉर द एंगल दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम योर बॉडी। आइडियली आपको बॉडी पीछे लेके आनी चाहिए, बॉल को पूरा कवर करना चाहिए, लाइन के पीछे आके खेलना चाहिए। बहुत ही लेजी शॉट मारा था एंड इट डिजर्व टू गेट आउट। तो इट वॉज नॉट अ गुड साइड टू सी। लेट्स होप ही इम्प्रूव्स ऑन दैट। ऑल्दो भाई T20 में इतना कुछ मैटर करता नहीं है टेक्निक, बिकॉज हम ऊट पटांग शॉट देखते ही रहते हैं। यही शॉट अगर जो है बाई चांस कनेक्ट हो गया होता और कवर्स के ऊपर से छक्का हो गया होता तो सब तारीफ कर रहे होते थे शॉट की कि बिना फुटवर्क के छक्का मार दिया। बट व्हेन यू गेट आउट लाइक दैट, बहुत ही टेस्ट मैच वाला विकेट था। यू गेट टू सी द फ्लॉज, फुटवर्क नहीं है, लाइन के पीछे नहीं आ रहे हो, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, स्पेशली जब इनिशियली बॉल थोड़ी स्विंग कर रहे हो ऐसी विकेट पे जहाँ पे पेसर्स को हेल्प मिल रही हो। देन मार्करम ऑल्सो गेट्स आउट। मार्करम को
वंस अगेन एक आउटसाइड एज लगती है, लीडिंग एज सॉर्ट ऑफ, एंड अ गुड कैच बाय आई थिंक कमिंदू मेंडिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसी ने शायद पकड़ी थी कैच. विद दिस वी सॉ हाउ दसुन शनुका मैथ्यूज बॉलिंग करने के लिए आते हैं नेक्स्ट फेज के अंदर 6 से 10 ओवर के बीच में. और यहाँ पे वेरी स्मार्टली प्लेड आउट बाय क्विंटन डिकॉक एंड ट्रिस्टन स्टब्स, बिकॉज अब आप देखोगे एक भी विकेट नहीं गिरता. बाय द एंड ऑफ द 10th ओवर 47 रन बन चुके थे एंड 2 ही विकेट गिरे थे, विच मीन्स इन 4 ओवरों में सिर्फ 20 रन हो रहे हैं. बट क्विंटन डिकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स ने इंश्योर करा कि विकेट नहीं गिरने चाहिए, रन्स तो वैसे भी बहुत कम चाहिए. एंड ये सबसे बड़ी इसका एग्जाम्पल है, ट्रिस्टन स्टब्स ने आई थिंक 23 बॉल्स पे 10 रन मारे हुए थे इस फेज के अंदर. इतनी कम, मतलब 50 से कम की स्ट्राइक रेट. ये सेम बंदा जो कि डीसी की तरफ से अभी आईपीएल में 190 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था. तो इट क्लियरली शोज कि वहाँ पे अप्रोच यही था कि मैच जो है फंस सकता है यहाँ से, एंड बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है नहीं हमारे पास, तो लेट्स यूज़ द लग्जरी ऑफ हैविंग अ लो टारगेट. आराम से टाइम लेते हैं, ये 10 ओवर निकाल देते हैं, इसके बाद हम लोग ब्लास्ट ऑफ कर सकते हैं. एंड क्विंटन डिकॉक ने टू हिज क्रेडिट थोड़ा बहुत रन रेट मेंटेन करके रखा हुआ था, 1-2 छक्के उसने लगाए थे मैथ्यूज को, तो दूसरे एंड से उसने बचा के रखा हुआ था. ट्रिस्टन स्टब्स वाज सोली फोकस्ड ऑन सर्वाइविंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड फिर गेम में बड़ा ट्विस्ट आता है. 2 मोमेंट्स होते हैं दोनों हसरंगा के लिए इन द नेक्स्ट फेज. 10 से 15 ओवर के बीच में रन ज़्यादा रह नहीं गए थे, 30 रन ही कुछ रह गए थे, 30-35 रन. एंड सो इट मेंट कि आपको विकेट लेने पड़ेंगे अब, वरना गेम खत्म है. हसरंगा आता है बीइंग द कैप्टन, आते ही क्विंटन डिकॉक को आउट करता है. ठीक है, फॉलोज इट अप विद ट्रिस्टन स्टब्स विकेट एज वेल. दोनों को आउट कर देता है, दोनों सेट बैट्समैन थे, 2 ओवर के अंदर दोनों को आउट कर देता है. एंड दूसरे एंड से पथी राणा को भी बॉलिंग कराना शुरू कर देते हैं, हु वॉज ऑल्सो गुड. 3 ओवर में आई थिंक 12 रन दिए थे उसने. बट वंस अगेन आई थिंक उसको विकेट क्यों नहीं मिला, बिकॉज बैट्समैन के पास कोई नीड ही नहीं थी उसको अटैक करने की, कोई प्रेशर ही नहीं था, तो कोई इशू ही नहीं था उसको. सो आई थिंक पथी राणा उस चक्कर में उसको लोग सी ऑफ कर गए उसको अटैक करने की जगह, एंड उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया. बट देन वी सी हसरंगा ने जब इन दोनों बैट्समैन को आउट करा, क्लासन और आई थिंक मिलर था या कौन था, लेट मी जस्ट गो थ्रू इट. हाँ मिलर था ना, क्लासन एंड मिलर बैटिंग कर रहे थे. मैच फंसा हुआ है. हसरंगा डिसाइड्स कि मैं 3rd ओवर भी अभी डालूंगा. एंड क्लासन ने कहा भाई अब गेम और डीप तो लेके जाने का पॉइंट नहीं है, अब यहीं से अपने आप को अनलीश कर दो, जीतना होगा तो जीत जाएंगे, हारना होगा तो यहाँ से हार भी जाएंगे. एंड उसने फिर 11 रन मार दिए हसरंगा के ओवर में, 1 छक्का 1 चौका और 1 सिंगल. एंड आई थिंक वो जैसे ही छक्का मारा था ना, उसने गेम वहीं पे किल ऑफ हो गया था, बिकॉज देन दे वर हार्डली 5-10 रन लेफ्ट फॉर द लास्ट 5 ओवर्स. एंड फिर विद इन एन ओवर गेम खत्म हो जाता है. डेविड मिलर एंड क्लासन सी ऑफ द गेम वेरी कंफर्टेबली, दे एंड अप विनिंग. बहुत ही अच्छे नेट रन रेट भी हो गई उनकी. इस मैच से हमारी लर्निंग्स क्या है? साउथ अफ्रीका की जो टीम है, हमने डिस्कस किया था कैसे दे आर नॉट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ्स दैट सेपरेट देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द गाइज, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम्स जो टॉप टीम्स हैं. बट वी ऑल्सो मैंशनड हाउ दे शुड बी क्वालिफाइंग फॉर द सुपर 8s. क्यों? क्योंकि इनके पास जो शेयर इंडिविजुअल्स हैं ना, जस्ट लाइक राजस्थान रॉयल्स, जो इंडिविजुअल्स हैं ना उनमें क्वालिटी इतनी है कि अपने दिन पे गेम आराम से जिता सकते हैं. भाई नोरकिया ने 4 विकेट ले लिए 7 रन देके. ये वो बंदा जो कि भी आईपीएल में पिट रहा था हर किसी से. तो यू सी हाउ इनका फॉर्म शायद उतना अच्छा ना हो, लेकिन क्वालिटी इतनी तगड़ी है कि जिस दिन ये टर्न अप कर गए टीम को सिंगल हैंडेडली गेम जिता के दे सकते हैं. अब ये जो इंडिविजुअल क्वालिटी ये कब तक चलेगी, वो फिर लॉ ऑफ एवरेजेस पे भी डिपेंड करता है काफ़ी हद तक. इवेंचुअली लॉ ऑफ एवरेजेस हर किसी के साथ कैचअप करना शुरू कर देते हैं. एंड देन यू सी हाउ जब वो क्रूशियल मोमेंट्स आते हैं वहाँ पे ये लोग चोक करना शुरू कर जाते हैं. आई थिंक दिस ईयर शुड बी अ सेम स्टोरी फॉर देम. आई एक्सपेक्ट देम टू रीच द सुपर 8s एज आई सेड बिफोर एज वेल, बट उसके बाद से इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ. दिस टीम डज नॉट हैव द बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस दो, तो दे कुड स्प्रिंग इन अ सरप्राइज. इन सेइंग दैट हमने ये सेम चीज़ इन लोगों के लिए 2022 में भी कही थी, एंड तब भी इन्होंने डिसअपॉइंट किया था. सो लेट्स सी, मतलब इसलिए मैं कहूँगा नहीं. एज फार एज श्रीलंका इज कंसर्न, श्रीलंका इज ऑल्सो अनदर टीम जिसको हम बैक कर रहे थे सुपर 8s में आने का. एंड आई थिंक श्रीलंका इस ग्रुप में, जहाँ पे बांग्लादेश भी है, नेदरलैंड्स भी है, दे आर ऑन पेपर एटलीस्ट ओनली सेकेंड टू साउथ अफ्रीका. दे शुड बी एबल टू बीट नेदरलैंड्स, दे शुड बी एबल टू बीट बांग्लादेश. वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. बट क्या ये लोग
आर दे गुड इनफ टू सर्वाइव द सुपर एट्स? आई थिंक अगर साउथ अफ्रीका को भी नहीं हरा पा रहे अपने ग्रुप में, तो इट वंस अगेन गोज ऑन टू शो हाउ मच दे कुड स्ट्रगल जब ये लोग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले टीम ग्रुप के अंदर आएंगे सुपर एट्स में. तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम देम, बट आई वुड स्टिल बी अ बिट सरप्राइज अगर ये लोग यहाँ से सुपर एट्स में नहीं आ पाते हैं तो वो देखने वाली बात रहेगी. बट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज शुड गौतम गंभीर बिकम द नेक्स्ट कोच ऑफ इंडिया. ये टॉपिक ऐसा है जो कि मैं वेट कर रहा था कुछ टाइम से कवर करने के लिए, बट क्योंकि IPL चल रहा था एंड फिर एकदम से ही वर्ल्ड कप शुरू हो गया. नाउ इज़ द एप्ट टाइम टू डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल, एंड नाउ वी ऑल्सो हैव अ बिट मोर कॉन्टेक्स्ट बिकॉज गौतम गंभीर ने खुद ही बोल दिया है कि ही वुड लव टू कोच टीम इंडिया. एंड रोहित शर्मा ने कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है कि ही रियली अप्रिशिएट्स राहुल द्रविड़ एंड ही विशेज दैट ही कुड स्टे. आई थिंक ऑफ कोर्स बीइंग द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम उसको ये बोलना ही पड़ेगा, एंड आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन सेइंग दैट बिकॉज राहुल द्रविड़ बीइंग द लेजेंड दैट ही इज, एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि राहुल द्रविड़ की जो टीम है पूरी मैनेजमेंट टीम, वो जितना एफर्ट डालते हैं डेटा को स्टडी करने में, साइंटिफिकली प्रिपेयर करने में, वो शायद ही कोई और कोचिंग टीम ने डाला है. ये चीज़ अश्विन ने भी कही है आफ्टर लूजिंग द 2022 वर्ल्ड कप कि it was particularly saddening because I saw how Rahul Dravid was literally preparing for every scenario. हर एक स्टेडियम में जहाँ पे मैच होने वाला है उसकी हर एक पिच पे कौन सी प्लेइंग 11 खेल सकती है, उसके अगेंस्ट हम कैसे सेटअप कर सकते हैं. अनलिमिटेड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, अनलिमिटेड. उस हर एक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को वो स्टडी करके बैठा हुआ था और हर एक कॉम्बिनेशन के लिए उसने एक काउंटर प्लान तैयार करा हुआ था. उसके बाद भी इतनी इंटेंस रिसर्च और हार्डवर्क के बाद भी टीम नहीं जीत पाई. तो अश्विन ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था इसको, एंड ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी मैं इस चीज़ को कंपेयर करूँगा गौतम गंभीर के स्टाइल ऑफ अप्रोचिंग द टीम से, एंड वो बहुत ही ज़्यादा उल्टा है. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको कैसे. सो गिवन कि ये कॉन्टेक्स्ट रहा है राहुल द्रविड़ का, एंड ही हैज़ ऑल्सो मेड इट क्लियर कि ही डज नॉट इंटेंड टू कंटिन्यू विद द इंडियन टीम. इट इज़ अपेरेंटली वेरी क्लियर कि जिम्बाब्वे वाले टूर से, जो कि अभी आने वाला है वर्ल्ड कप के बाद, एक नया कोच तो आना ही आना है. एंड आई एक्सपेक्ट कि जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा और जिम्बाब्वे की टूर की टीम निकलने वाली होगी, यू कैन एक्सपेक्ट द अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू कोच समवेयर अराउंड दैट टाइम. इट वुड नॉट बी नाइस अगर हम लोग वर्ल्ड कप के बीच में ही अनाउंस कर दे कि नेक्स्ट कोच कौन होने वाला है. तो इट वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल टू राहुल द्रविड़ एंड ऑल्सो अननेसेसरी मीडिया हाइप एंड केओस क्रिएट करेगा. तो अभी टीम को शांति चाहिए, वर्ल्ड कप पे फोकस करना है. सो आई थिंक कि आफ्टर द वर्ल्ड कप इज डन हम लोग एक नया कोच एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्या गौतम गंभीर होना चाहिए? देखो आंसर ऑलमोस्ट हर किसी का, आई एम श्योर जो वीडियो देख रहे होंगे, हर किसी का फर्स्ट आंसर सबकॉन्शियसली दिमाग में आएगा, हाँ होना ही चाहिए. बट इज इट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड? बिकॉज आई थिंक यहाँ पे 2-4 पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने चाहिए. क्या क्या चीज़ें एट स्टेक हैं, क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं BCCI के कि वो क्यों चाहते हैं गौतम गंभीर को एग्जैक्टली, व्हाई नॉट समबडी एल्स. इसके पीछे भी रीजंस हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से. सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे होने वाला है विच इज, ये सब नैरेटिव्स हैं कुछ जो मैं चाहता हूँ इन पर फोकस करना. अगर हम लोग गौतम गंभीर को यहाँ पे लेके आ रहे हैं ना, गौतम गंभीर इज गोइंग टू हैव अ मच मोर डिफिकल्ट जॉब देन राहुल द्रविड़. और ये फैक्ट है. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? राहुल द्रविड़ जब इस टीम के अंदर आया था, ही ऑलरेडी हैड अ ग्रेट कोर ऑफ सुपरस्टार्स. रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, हर रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, उस टाइम पे तो हार्दिक पांड्या भी थोड़ा बहुत फिट ही था. ऑल दीज गाइज वर ऑलरेडी सुपरस्टार्स. इनको स्क्रैच से बनाया नहीं है किसी ने, वो बहुत पहले बने धोनी के अंडर, 10 साल पहले. सो राहुल द्रविड़ का एक चैलेंज ये था कि उसको एक ऑलरेडी स्टार स्टडेड टीम दे रखी है, अब उसको यहाँ पे ईगोज मैनेज करनी है. गंभीर का जो रोल होने वाला है अभी जिस सिचुएशन में वो आ रहा है, वो ज़्यादा मुश्किल पता क्यों है? गंभीर को ना ही सिर्फ ये ईगोज मैनेज करनी है, बट उनको मैनेज करने के सबसे गलत टाइम पे वो आ रहा है. सबसे गलत टाइम पता क्या है? जब वो ये सारे प्लेयर्स रिटायरमेंट के पास पहुंच रहे हैं. बिकॉज देन यू हैव टू टेक हार्ड कॉल्स कि आपकी ईगो शायद हर्ट हो जाए, आप बहुत बड़े प्लेयर हो, लेकिन अब आपका रिटायरमेंट का टाइम वापस आ रहा है. यू आर नॉट द प्लेयर दैट यू यूज्ड टू बी 5 years ago, एंड शायद अब आपको इस फॉर्मेट से मैं हटाना चाहता हूँ.
यू आर नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, इट इज़ टाइम टू गिव यंगस्टर्स अ चांस। तो उसको ईगो तो मैनेज करनी ही करनी है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट उसको हार्ड कॉल्स लेके उनको बाहर भी निकालना पड़ेगा। कुछ ऐसे नाम होंगे, हो सकते हैं, एंड आई थिंक दैट मेक्स दिस जॉब 5 times more difficult in terms of man management, even 10 times more difficult you could argue. मैन मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी कोच का। राहुल द्रविड़ को मैन मैनेजमेंट इस पर्सपेक्टिव में करनी थी कि ऑलरेडी तगड़े प्लेयर्स हैं, उनको मैनेज करना है। गौतम गंभीर को उन तगड़े प्लेयर्स को मैनेज करके बाहर निकालना है और नए प्लेयर्स को ग्रूम भी करना है। डबल ट्रिपल वर्कलोड है उसके ऊपर अभी। तो ये जॉब गौतम गंभीर के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। और राहुल द्रविड़ जैसा बंदा जो कि अंडर 19 टीम के साथ इतना सक्सेसफुल था एज अ कोच, जो कि आईपीएल में भी मल्टीपल सीजन से कोचिंग करता हुआ आ रहा था, अगर वो इतना स्ट्रगल करा अनफॉर्चुनेटली, तो क्या गारंटी है कि गौतम गंभीर एक सक्सेसफुल आउटकम निकाल के देगा हमें? क्या हम अज्यूम कर रहे हैं ये सब? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है इन माय ओपिनियन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या गौतम गंभीर को बीसीसीआई एज अ स्केप गोड यूज करने वाली है? स्केप गोड का मतलब बहुत सिंप्लीफाई कर बताऊं मैं हिंदी में, तो एक ऐसा इंसान जिसको आपने जो है बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए बुला लिया है, क्योंकि आप खुद नहीं लेना चाहते थे वो डिसीजन, क्योंकि फिर आप बुरे लगते लोगों की नज़रों में, और जैसे उस बंदे ने वो डिसीजन ले लिए उसको बाहर निकाल दिया, मतलब निकलवा लिया उस बंदे से, उसको जैसे मतलब निकला बाहर निकाल दिया। तो क्या वो स्केप गोड की तरह ट्रीट होने वाला है? बिकॉज, और ये कोई बड़ी बात नहीं कि हो भी, आप लोग शायद सरप्राइज हो गए सोच के ये, क्योंकि गांगुली को भी सेम तरीके से ट्रीट करा गया। सौरव गांगुली को जब बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया गया था, ही वॉज यूज्ड एज अ स्केपगोट टू टेक हार्ड कॉल्स ऑन विराट कोहलीज कैप्टेंसी। विराट कोहली की कैप्टेंसी, जैसे विराट कोहली ने बोला कि मुझे T20 कैप्टेंसी नहीं करनी है, फिर गांगुली ने बोला नहीं भाई कर ले, आई इंसिस्ट। फिर कोहली ने कहा नहीं मेरे से नहीं होगी, तो देन ही सेड अगर T20 करनी हो तो फिर वाइट बॉल के, मतलब ओडीआई के भी मत बनो, हमें वाइट बॉल का सिर्फ एक ही कैप्टन चाहिए। वो हार्ड कॉल उस वक्त कोई और ले सकता था, किसी और में इतना दम था? कोई अगर नॉर्मल कोई पॉलिटिशियन होता जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, क्या वो बंदा ये बोल पाता इस अथॉरिटी के साथ इतना ब्लंटली कि विराट कोहली तो बोलता है कि उसको इन्फॉर्म भी नहीं करा गया, इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया? इट वॉज अ बिग हार्ड कॉल, जो कि परहैप्स बीसीसीआई शायद चाहती होगी लेना, बट दे डिड नॉट हैव द बॉल्स टू डू इट, सो दे अपॉइंटेड गांगुली। गांगुली के अंडर ये सब हुआ, गांगुली का नाम खराब हुआ बिकॉज विराट कोहली के फैन ज़्यादा हैं, एंड अल्टीमेटली गांगुली को चुपचाप हटा भी दिया गया बहुत जल्दी। इट वॉज अ बिग शॉकर टू मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस टाइम पे चैनल एग्जिस्ट नहीं करता था, मुझे याद, हम डिस्कस करते थे अपने दोस्तों के साथ कि वी वर सो हैप्पी कि गांगुली जैसा बंदा जो कि खुद क्रिकेटर रह चुका है, इतना बड़ा लेजेंड रह चुका है, उसको प्रेसिडेंट बनाया है। ही वुड अंडरस्टैंड द प्लेयर्स बेटर, ही वुड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर बेटर एज अपोज टू एनी पॉलिटिशियन हु डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद क्रिकेट, एंड उस बंदे को आपने इतनी जल्दी हटा दिया। इट वॉज सो सरप्राइजिंग। रिगार्डलेस, वहां पे हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से उसको स्केपबोर्ड की तरह यूज करा गया है, हम कैसे ना मान लें कि शायद गौतम गंभीर को भी सेम तरीके से यूज करा जाने वाला है टू एंड द करियर्स ऑफ रोहित शर्मा और विराट कोहली इन द T20 फॉर्मेट एटलीस्ट, कि वो हार्ड कॉल्स देने के लिए गंभीर जैसा बंदा ही है जो कि मुंह पे बोल सकता है और तो किसी की बस की है नहीं। तो इसके थ्रू उनका करियर्स खत्म कराओ, एंड जब वो हो जाएंगे तो 1-1.5 साल के बाद गौतम गंभीर को भी हटा देंगे। कोई बहाना देखिए कि ये ट्रॉफी नहीं जीता, वो ट्रॉफी नहीं जीता। बहुत आसान है इंडिया में करना है ये, क्योंकि एवरी वर्ल्ड कप, एवरी आईसीसी इवेंट दैट वी प्ले, वी आर एक्सपेक्टेड टू विन। तो मीडिया का और पब्लिक का तो वो नैरेटिव बड़े आसानी से बन जाएगा कि इसने ट्रॉफी नहीं जीता इसलिए हमने इसको सैक कर दिया। उसके पीछे की प्रिपरेशन, उसके पीछे का गेम प्लान, स्ट्रक्चर, स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट, वो कोई नहीं देखेगा। बस देखेंगे ट्रॉफी नहीं है तो हटा दो, वो बहुत ईजी है करना। तो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल दी आईपीएल फैंस, विच इज़ कि अगर वो इंडियन टीम का कोच बनेगा तो फिर वो केकेआर को मेंटर नहीं कर सकता। क्या ये सही है गलत है? आई थिंक ये बिल्कुल सही है। एज अ केकेआर फैन मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, इफ गंभीर इज मेंटरिंग कोचिंग इंडियन क्रिकेट टीम, ही शुड नॉट बी अलाउड टू मेंटर केकेआर। 2 रीजंस हैं। एक रीज़न तो जो बीसीसीआई खुद कहती है कि वाई डू वी मेक द गाय साइन दिस क्लॉज, जो भी कोच बनता है कि आप आईपीएल में कोचिंग नहीं कर सकते अगर आप इंडियन टीम पे कोच कर रहे हो। वो क्लॉज इसलिए साइन करवाया जाता है क्योंकि फिर एक
एक स्कोप ऑफ पर्सनल बायस हट जाए। एंड दिस इज नॉट टू से कि जो भी बंदा आएगा उसका कैरेक्टर या इंटेग्रिटी इस लेवल की नहीं होगी कि वो अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए पर्सनली बायस होने से, बट एक जस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पॉसिबिलिटी कि हाँ भाई मान लो गंभीर जी का नाम हटा दो, एनी XYZ प्लेयर जो कि KKR का कोच है और उसको इंडियन टीम का भी कोच बना दिया गया, तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ना कि यार मेरे KKR के टीम में ये अच्छे प्लेयर्स हैं तो इनको मैं ले लेता हूँ, ये मेरे अंडर खेल रहे हैं तो मेरे टैक्टिक्स भी समझते हैं, सीमलेसली ट्रांजिशन कर जाएंगे इंडियन टीम में, तो मैं क्यों ना लूँ इनको। तो वो बायसनेस को हटाने के लिए यू आर मेड श्योर कि आपको दोनों टीम्स को कोचिंग नहीं करनी, सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम को कोचिंग करनी है। आई थिंक एकदम वैलिड रीज़न है। बट जो दूसरा रीज़न है विच इज़ आई थिंक इवन मोर इंपॉर्टेंट इज दैट जब आप इंडियन टीम को कोच कर रहे हो ना, इट इज़ द मोस्ट एग्जॉस्टिंग जॉब इन द कोचिंग डिपार्टमेंट इन वर्ल्ड क्रिकेट। क्रिकेट के किसी भी और कंट्री में कोचिंग की जो जॉब है उसका इतना ज़्यादा वर्कलोड, इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा स्क्रूटिनी नहीं है जितनी एक इंडियन हेड कोच बनने के लिए होती है। तो इट इज़ ऑलरेडी वेरी मेंटली एग्जॉस्टिंग। मतलब जस्टिन लैंगर, रिकी पॉन्टिंग जैसे लोग जिनको ऑल्दो BCCI कह रही कि हमने अप्रोच करा नहीं, बट उनकी तुम रीजनिंग सुनोगे तो एसेंशियली रीजन्स के पीछे का कोर जो एक फैक्ट है वो यही है, दीज गाइज डोंट वांट टू कमिट फॉर दैट लॉन्ग बिकॉज दे नो हाउ टायरिंग इट इज़। तो अगर आप उस जॉब पे जा रहे हो जो कि ऑलरेडी इतनी मेंटली एग्जॉस्टिंग है, यू शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट देन मेंटरिंग एन IPL टीम, कोचिंग एन IPL टीम फॉर दोज 2 months जहाँ पे आपको शायद सांस लेने का टाइम मिले। आप मेंटली एग्जॉस्ट तो हो ही रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग अ चांस टू गेट रिचार्ज, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रैटेजीज एंड गेम प्लानिंग एंड कोचिंग फॉर द इंडियन टीम वुड गेट अफेक्टेड इवेंचुअली। प्लस अपना जो फोकस है वो एक जगह पे रखना जरूरी है। अभी मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अभी का सिचुएशन ले लो, मान लो अभी गौतम गंभीर इस वक्त इंडियन टीम का हेड कोच होता, KKR फाइनल्स तक पहुंची थी, 26 मई को उसने वो फाइनल खेला है, उसके 9 दिन के अंदर T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, पहला मैच है इंडिया का। 9 दिन के अंदर वो पूरे वर्ल्ड कप की क्या स्ट्रैटेजी बना लेगा। और तुम लोग कहोगे कि वर्ल्ड कप की स्ट्रैटेजी उस वक्त क्यों बनानी, उससे पहले बना ले। तो भाई उससे पहले तो टीम भी नहीं आई थी ना, और क्या पता था कौन फॉर्म में होने वाला कौन नहीं होने वाला, तो टीम बनाते भी कैसे। तो ये सब स्ट्रैटेजीज, ग्राउंड नहीं बने थे उस टाइम पे, न्यूयॉर्क का तो ग्राउंड ही नहीं बना हुआ था, पिच ही नहीं बनी हुई थी, तो कैसे बनाते स्ट्रैटेजी, है ना। तो अब समझो, जब क्रिकेट के मॉडर्न टाइम में स्केड्यूल इतना टाइट होने लग गया है, इतना कम गैप मिलता है हर एक इवेंट के बीच में, आप IPL को और टीम को, इंडियन टीम को साथ में मैनेज नहीं कर सकते। सिर्फ 9 दिन की प्लानिंग अगर उसको टाइम मिलता है वर्ल्ड कप के लिए, तो हम वर्ल्ड कप नहीं जीतते भाई। उसको वो 2 महीने मिलने चाहिए थे जहाँ पे वो BCCI के साथ बैठ के हर एक IPL मैच को एनालाइज कर रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि इसको इंडियन टीम में खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए, खेलेगा तो क्या स्ट्रैटेजी बनेगी। अभी बंदा 2 महीने तो IPL में KKR के ऊपर फोकस कर रहा हो, फिर कह दो एकदम से कि अच्छा अब तो तेरे को बाकी सारी टीम्स के जो परफॉर्मेंसेस थी सब पे फोकस कर 9 दिन के अंदर, और मुझे पता कि गेम प्लान क्या होना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। बहुत इम्प्रैक्टिकल है, और ये इससे एक जो एज होती है किसी टीम के पास वो चली जाती है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सही डिसीजन होगा अगर उसको बोला जाए कि आप KKR को मेंटर नहीं कर सकते हो, अगर आपको इंडियन टीम को मेंटर करना है तो। नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी कि क्या गंभीर अगर आता भी है तो उसके अलावा, मतलब क्या उसको पहली बात तो सारे फॉर्मेट्स का कोच बनना चाहिए, और अगर वो आ भी रहा है तो क्या हमारे पास और कोई बेटर ऑप्शंस नहीं है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो। इन दोनों पॉइंट्स को साथ में टैकल करते हैं, ठीक है। बिकॉज पहली बात तो क्या उसे हर फॉर्मेट का कोच होना चाहिए, आई हाईली डिसएग्री। ये चीज़ हमने 1-1.5 साल पहले भी जब चैनल शुरू किया था तब एक पॉडकास्ट हमने छोटा सा एपिसोड निकाला था, 2 एपिसोड की सीरीज थी वो, स्प्लिट डिलेमा करके नाम दिया था हमने सीरीज़ का। उसका पार्ट 1 क्या था कि कैसे इंडिया को 3 अलग अलग कप्तान रखने चाहिए अलग अलग फॉर्मेट के लिए, और सेकेंड पार्ट क्या था कैसे इंडिया को जल्द से जल्द हर एक फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोच भी रखना चाहिए। और ये चीज़ 1-1.5 साल पहले की है, और ये चीज़ आज के टाइम पे कितनी रेलेवेंट है तुम देखो। 3 कैप्टन रेवोल्यूशन हमने ऑलरेडी मिस कर दिया था, हमें टाइम से इसको यूज़ करना चाहिए था, हमने यूज़ नहीं कर पाए थे। 3 कोच रेवोल्यूशन अभी फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, आने वाला है। कई कंट्रीज ने वाइट बॉल रेड बॉल के कोचेज अलग करने शुरू कर दिए बाय द वे, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, 2 ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स राइट नाउ।
इंडिया वो क्यों नहीं कर रही है, फिर से वो गलती क्यों करनी है? अगर इतना बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन लेना है गौतम गंभीर को कोच बनाने का, क्यों तुम उसको सीधा का सीधा सारे तीनों फॉर्मेट का कोच बना रहे हो? क्योंकि एक बहुत ही ऑनेस्टली एक ब्रूटल ट्रूथ बताऊं, एज बिग ऑफ अ फैन एज आई एम ऑफ गौतम गंभीर, बीइंग अ केकेआर सपोर्टर, एंड मैं पर्सनली चाहता भी हूँ कि गौतम गंभीर बने कोच, बाय द वे, ये मैं क्लियर कर देता हूँ. आई डोंट थिंक ही इज सूटेड इनफ राइट नाउ टू लीड इंडिया इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स भाई. जब राहुल द्रविड़ से नहीं हो पा रहा था आफ्टर हैविंग सो मेनी क्रेडेंशियल्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन पेपर अगर देखा जाए, उसने सिर्फ 2 सीजन्स एलएसजी के मेंटर करे और 1 सीजन केकेआर का. ही इज नॉट इवन अ प्रॉपर कोच ऑन पेपर. तो हमें पता है कि उसमें कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, पोटेंशियल कितना है, कर सकता है वो. हर टीम के सक्सेस के पीछे उसका थोड़ा बहुत तो हाथ रहा ही है, ये हम सब जानते हैं. बट हार्ड फैक्ट्स क्या हैं? ऑन पेपर ही हैज़ नॉट बीन अ कोच ऑफ एनी टीम, ही हैज़ बीन अ मेंटोर. सेकेंडली सिर्फ 3 साल रहा है और वो भी आईपीएल में. तो इसके बेसिस पे हम उसको इंडियन टीम का हेड कोच बना रहे हैं तीनों फॉर्मेट का. कितना बड़ा एक बर्डन दे रहे हैं हम लोग उसको ऑल ऑफ अ सडन, जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का. द्रविड़ एक एक्सपीरियंस्ड कोच था, उसने ग्रास रूट लेवल पे इंडियन अंडर 19 टीम के साथ काम करा था सालों तक, तब जाके वो वहां तक पहुंचा था. उससे पहले भी वो एनसी के साथ बहुत टाइम तक काम कर रहा था. यहाँ पे गंभीर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 आईपीएल टीम्स को मेंटरिंग फॉर 3 years, उसके बाद सीधे इंडियन टीम का कोच बना दो तीनों फॉर्मेट का. बहुत अनरीजनेबल नहीं हो रहा है. एंड हम लोग थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ओवर ट्रस्ट नहीं कर रहे गंभीर को. एक बंदा जिसने वंस अगेन, तुम गौतम गंभीर का नाम हटा दो, ऑन पेपर कोई भी बंदा ले लो XYZ नाम का, जिसके क्रेडेंशियल्स क्या है, आईपीएल में उसने 3 साल मेंटरिंग करी है, उसको तुम कोच बना रहे हो इंडियन टीम का तीनों फॉर्मेट का. क्या तुम हाँ बोलोगे? तुम खुद ही कहोगे बीसीसीआई बेवकूफ़ है. सिर्फ क्योंकि वो गौतम गंभीर है इसलिए हम लोग कह रहे हैं अच्छा हाँ. एंड इसमें क्रेडिट भी जाता है गौतम गंभीर को कि उसने अपनी वो क्रेडिबिलिटी क्रिएट करी है. बट फिर भी हार्ड फैक्ट्स यही है, विच इज़ वाई आई थिंक कि उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए वाइट बॉल क्रिकेट से. आइडियली सिर्फ T20, बट वाइट बॉल क्रिकेट में भी अगर आप लेके आते हो, विच मीन्स ODIs एज वेल, इट मेक्स सेंस. आप उसको आते ही सीधा रेड बॉल का भी वो बना दोगे कोच, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा. और मुझे लगता नहीं कि फिर वो हाउ वुड ही बी एबल टू ऑफर हिज बेस्ट इन द वाइट बॉल फॉर्मेट एज अ कोच. अगर उसको आप तीनों फॉर्मेट से इतना बर्डन रखोगे तो उसका भी तो बेस्ट निकालना हमारी जॉब है ना. अपना बेस्ट वो दे रहा है लेकिन निकल के नहीं आ पा रहा क्योंकि कंडीशन ही ऐसे नहीं है, तो फ़ायदा क्या होगा? आई थिंक दैट इज़ अ बिग पर्सपेक्टिव दैट BCCI शुड लुक इनटू. आइडियली राहुल द्रविड़ से प्लीड करना चाहिए कि आप टेस्ट के लिए इस WTC की साइकिल तक रुक जाओ एंड फेज वाइज आप हर कोच को फेज आउट करो. हमने इसके ऊपर भी पॉडकास्ट बनाया था आफ्टर द ODI वर्ल्ड कप लास्ट ईयर कि इंडियन क्रिकेट टीम का 2034 तक का गेम प्लान क्या होना चाहिए, किस साल कौन सा नया कैप्टन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, किस साल नए कोच को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि टीम का बड़ा सीमलेस ट्रांजिशन हो और स्टेबल रहे. दिस इज़ नॉट द वे टू गो फॉरवर्ड. सीधा का सीधा तीनों फॉर्मेट्स की कोचिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक ऐसे बंदे पर डाल दो जिसके खुद की कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है. इट इज़ अ वेरी इमेच्योर डिसीजन बाय BCCI. आई वुड रियली एक्सपेक्ट और होप कि इफ़ नॉट गौतम गंभीर, इफ़ नॉट राहुल द्रविड़, एटलीस्ट VVS लक्ष्मण को ही बोल दो, बिकॉज ही हैज़ बीन विद द टीम सेटअप. जब भी राहुल द्रविड़ नहीं होता था तो VVS लक्ष्मण होता था. WTC साइकिल के एंड तक के लिए VVS लक्ष्मण को डाल दो एंड तब तक एटलीस्ट गौतम गंभीर को ग्रूम होने का टाइम दो. डायरेक्टली तीनों फॉर्मेट्स का बनाना इट इज क्रिमिनल. ऑल्सो इन एन आइडियल सिनेरियो ही शुड नॉट बी टचिंग रेड बॉल क्रिकेट इन माय ओपिनियन राइट नाउ. आई थिंक हम लोग को आइडियली तो 3 फॉर्मेट के तीनों अलग कोच होने चाहिए या फिर वाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट का होना चाहिए. एंड यहाँ पे इंडियन ऑप्शंस शायद ज़्यादा ना हो क्योंकि लॉट ऑफ इंडियन एक्स क्रिकेटर्स आर a little shy or a little hesitant to apply for this job because they know how taxing this is. I say, why are we ruling out foreign players right away? मैंने हर्षा बोगले की एक वीडियो देखी थी जिसमें उसने कहा था कि यार फॉरेनर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है that if a foreigner wants to come to coach Indian team right now, सब लोग हाँ यूजुअली बोल देते हैं because the money, it is the biggest place to be at. बट कौन सा बंदा एक्चुअली में इंडियन क्रिकेट का भला चाहता है ना, वो डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है. एंड आई थिंक वो वैलिड पॉइंट है. बट
वी शुड ऑल्सो लुक एट द पॉजिटिव्स ऑफ दिस. मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है जो हमारी अभी मेंटालिटी इश्यूज हैं, जो हमारे अभी स्ट्राइक रेट इश्यूज है फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत हद तक सॉल्व हो सकते हैं अगर हम लोग एक फॉरेन कोच लेके आए. इनफैक्ट गंभीर का भी सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट यही है कि डिस्पाइट बीइंग एन इंडियन ही हैज़ अ बिग मेंटालिटी मॉन्स्टर. स्ट्राइक रेट के उसने इंप्रूवमेंट सब में दिखाए. केकेआर को हम लोग अगर देख लें तो गेम प्लान, उसको टैक्टिकली बहुत नॉलेज है इन सब चीज़ों की. आई थिंक बहुत टाइम हो गया कि हमने एक फॉरेन कोच को टीम इंडिया में लाया नहीं है. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, इंडिया का 2011 का वर्ल्ड कप गैरी कर्स्टन के अंडर ही आया था. फॉरेन कोच के आने से ना आई थिंक इंडियन क्रिकेट टीम को थोड़ा दुनियादारी की समझ और होगी कि बाहर की कंट्रीज में क्या चल रहा है, क्या स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, एंड वी हैव टू बी अप टू डेट विद इट. गाइज लाइक अभिषेक शर्मा, इमेजिन ये लोग अगर एक फॉरेन कोच के अंदर खेलेंगे कितना एक्सप्लोजिव बन सकते हैं. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बना दो सीधा एक फॉरेन कोच को, बट ये थॉट एकदम डिसमिस मत करो. आई थिंक फॉरेन कोचेस जो है ना वो बाहर की कंट्रीज के स्किल सेट लेके आएंगे, स्पेशली इन द T20 फॉर्मेट, एंड वो चीज़ें इन्फ्यूज़ करेंगे हमारे कल्चर में. थोड़ा और फ्री माइंडसेट, फ्री फ्रॉम फियर ऑफ फेलियर, ये सब अप्रोचेस रखना ज़रूरी है आज के टाइम पे, जो कि इंडियन टीम क्लियरली लैक करती है. तो एक फॉरेन कोच को लाने का पॉसिबिलिटी डिसमिस नहीं करनी चाहिए. इन सेइंग दैट गंभीर भी ये सब चीज़ें लेके आता है, विच इज़ वाई ही इज़ द नंबर 1 कैंडिडेट राइट नाउ, राइटफुली सो. एंड सो नाउ लेट्स कम टू कि गौतम गंभीर अगर आएगा टीम के अंदर, वो एग्जैक्टली क्या लेके आने वाला है. बिकॉज गौतम गंभीर का भी कोई बहुत ही पर्टिकुलर स्किल सेट्स हैं जो आई थिंक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. मेरे हिसाब से 5 चीज़ें वो लेके आने वाला है. 5 स्टैंड आउट चीज़ें जो कि गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बनने पे इंस्टिल कर सकता है. सबसे पहली फियरलेसनेस. जो एक चीज़ उसने इंस्टिल करी है केकेआर की टीम में, इट वॉज फियरलेसनेस. आप पहली बॉल से जिस तरीके से, जिस अप्रोच के साथ बैटिंग कर रहे थे, इट वॉज सो हार्टनिंग टू सी, बिकॉज देन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ गेटिंग आउट. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडियन बैट्समैन में, जो कि खेलते ही एक वो इनेट सबकॉन्शियस थॉट होता है कि हमें 100 के लिए खेलना है, बिकॉज बचपन से आपको यू हैव बीन थ्रू दैट ग्राइंड कि अगर आप 100 नहीं मारोगे तो आप सेलेक्ट नहीं होगे, आप स्टैंड आउट नहीं करोगे. कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इट्स अ कर्स ऑफ द कंपटीशन. और ये तो इतनी आज के डेट में इतनी ग्लेयरिंग एक मिस्टेक है जो कि सारे फॉरेन एक्सपर्ट स्पॉट आउट कर देते हैं कि इंडियंस में एक वो फियर ऑफ फेलियर है जिसकी वजह से वो सेफ खेलते हैं, 100 माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं, बिकॉज वो चीज़ बचपन से सिखा रखी है उनको, उसमें उनकी गलती नहीं है. और ये फैक्ट है, एक बहुत बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम लोग पूरा पॉडकास्ट अलग से बना सकते हैं, बट टू सम इट अप ये एक्चुअली में ट्रू है. तो फियरलेसनेस वो लेके आएगा. सेकेंड पॉइंट क्या है, फियरलेसनेस आएगी कहाँ से, उसके पीछे सेकेंड फैक्टर क्या है, सिक्योरिटी. ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो कि गांगुली ने इंप्लीमेंट किया था अपने टाइम पे. व्हेन तुम किसी का भी इंटरव्यू देखो, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग, दीज गाइज यूज्ड टू से कि गांगुली ने हमें कह दिया था कि भाई तुम फेल हो रहे हो, तुमसे रन नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, तुम बाहर नहीं होगे टीम से, तुम फिर भी टीम में खेलोगे, तो डर के मत खेलो. ये मत सोचो कि मैंने रन नहीं बनाया तो मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा. टीम में खेलना तुम्हारा गारंटीड है. अब देखो तुम थ्राइव कैसे कर सकते हो. एक जो होता है ना सर्वाइविंग मोड और थ्राइविंग मोड, हर कोई सर्वाइवल मोड में खेल रहा होता है. तुम जब थ्राइविंग मोड में आओगे ना, क्योंकि तुम्हारा सर्वाइवल ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ है, तब तुम वंडर्स अचीव कर सकते हो. एंड गौतम गंभीर वन सेकंड, ये ट्रेडमार्क है उसका. वो जिस भी टीम को मेंटोर करता है, ही गिव्स अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी टू द प्लेयर्स. इस साल ही केकेआर के प्लेयर्स का इंटरव्यू देख लो, इस साल तुम स्टैटिस्टिकली देख लो केकेआर में कितने चेंजेस हुए हैं. जो प्लेइंग 11 थी उसमें बस 1-2 चेंजेस होते थे ज़्यादा से ज़्यादा. एक या तो अनुकूल रॉय अंदर आ जाता था, या फिर जब नीतीश राणा बाहर गया था तो अंकुरिश रघुवंशी आ गया था. और कितने ही चेंजेस थे. सुयश शर्मा को 1-2 मैच ट्राई किया था, फिर उसको प्लान से हटा दिया गया था. चमीरा 1 मैच खेला था बिकॉज स्टार्क अवेलेबल नहीं था, वरना प्लेइंग 11 तो सेट ही थी. तो 22-25 प्लेयर में से 12-13 प्लेयर्स थे वो जिसके अराउंड वो पूरा कोर बना हुआ था टीम का, बिकॉज हर किसी को सिक्योरिटी थी कि वो खेलने वाला टीम के अंदर रिगार्डलेस ऑफ द परफॉर्मेंसेस. तो जब फेल होने का डर नहीं है ना, तब आप अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हो. तो ये दूसरी चीज़ है. तीसरी चीज़ क्या है, कलेक्टिव बिफोर इंडिविजुअल. आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि वो लेके आएगा टीम में. बिलीव इट और नॉट, आई थिंक इंडियन टीम लैक्स दिस एटीट्यूड टू अ सर्टेन एक्सटेंट. पीपल डू लुक फॉर देयर पर्सनल माइलस्टोन्स, स्पेशली व्हेन दे आर बैटिंग. बॉलर्स में तो उतना नहीं है वो.
ये एक हार्ड रियलिटी एंड काफ़ी बड़े नाम है जो उसमें इन्वॉल्व है। मैं नाम लूंगा नहीं, आप खुद ही समझ जाओगे। वो नाम लूंगा तो फिर वो लोग रोना शुरू हो जाएंगे। बट अगर आपके दिमाग में कोई नाम आ रहा है, इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि आपके अंदर ही उस बंदे को लेके क्या थॉट्स हैं। ऐसे एक दो लोग हैं एंड उनकी गलती नहीं है। वंस अगेन, इंडिया का जो सेटअप है ना, पूरा स्ट्रक्चर है क्रिकेटर बनने का, आई हैव पर्सनली बीन थ्रू दैट ग्राइंड, इट जेन्युइनली इज दैट वे। मैंने ग्रास रूट लेवल पे ऐसे लोगों को खेलते हुए देखा हुआ है जो कि अपने रन के लिए खेल रहे होते हैं। तो इंडिया के लिए क्यों नहीं करेंगे वैसा? वो उनका थॉट प्रोसेस होता है कि चलो टीम हार गई लेकिन मैंने रन बना दिए तो सेलेक्टर्स की नज़र में मैं आ जाऊंगा। ऐसे करके यू क्लाइंब अप द स्टेयर्स, eventually start playing for India, and then it is all about playing for the country. Then individual milestones don't matter. But क्योंकि आपने पिछले 5, 6, 10 सालों से जब आप ग्राइंड से ऊपर निकल के आए हो, सबकॉन्शियस आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है, तो फिर इवेंचुअली आप वो खेलना शुरू कर देते हो दोबारा वैसा। प्लस इंडियन टीम में कौन से गारंटीड होती है जगह भाई? 2 मैच से परफॉर्म ना करो, बाहर निकल दिया जाता है। बहुत इनसिक्योरिटी है। तो उस चीज़ को टैकल करना, वो सिक्योरिटी लेके आएगा गंभीर, एंड देन द एटीट्यूड ऑफ कलेक्टिव बिफोर इंडिविजुअल। आज इस तरह आपने नोटिस करा हो, हर एक प्लेयर ने, केकेआर के जो जितने प्लेयर्स थे, सबने रमनदीप सिंह को जितना अप्रिशिएट करा है इस सीजन में, वो क्यों करा है? उसने पूरे आईपीएल सीजन में मिला के 100 रन भी नहीं मारे उसने, पूरे आईपीएल सीजन को मिलाकर। बट हर मैच में 6 बॉल पे 15 रन, 6 बॉल पे 20 रन, ये मारता गया वो। एंड एवरीबडी रियलाइजेस कि उसने पर्सनली कोई माइलस्टोन अचीव नहीं करा। 50 भी नहीं मारी किसी मैच में, कलेक्टिवली 100 रन भी नहीं मारे पूरे टूर्नामेंट में। ऑरेंज कैप की लिस्ट में था भी नहीं, बट ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कॉन्ट्रीब्यूटर्स फॉर द टीम। ये मेंटालिटी, ये आउटलुक, ये पर्सपेक्टिव गंभीर तो लेके आया टीम के अंदर। दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। ये सोचने वाली बात है। देन वी ऑल्सो सी एक और जो पॉइंट वो लेके आएगा, विच इज द विनर्स मेंटालिटी, द मेंटालिटी मॉन्स्टर दैट ही इज। वो चीज़ ऐसी है जो कि वंस अगेन इट इज सो क्रूशल टू द टीम एंड इट्स सक्सेस। बिकॉज आप किसी भी वर्ल्ड कप को देख लो, किसी भी आईसीसी ट्रॉफी को देख लो, वाई आर वी चोकिंग फॉर द पास्ट 10 years? इट इज बिकॉज वी आर नॉट देयर मेंटली। जो वो चोकर्स वाला टैग लगता जा रहा है ना, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्किल सेट। स्किल सेट के बेसिस पे इंडियन टीम के प्लेयर्स बेस्ट हैं। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ। वी हैव द बेस्ट बैट्समैन इन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, स्टैटिस्टिकली सब देख लो। वी हैव द बेस्ट बॉलर्स इन अश्विन एंड बुमराह। वी हैव द बेस्ट फील्डर्स इन रविंद्र जडेजा। हर चीज़ में तो हम टॉप पे हैं, पर हम ट्रॉफी क्यों नहीं ले पा रहे? बिकॉज जब जीतने की बात आती है ना उस फाइनल मोमेंट पे, तब हम चोक कर जाते हैं। वो मेंटली वो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि फियर ऑफ फेलियर ओवरकम्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ सक्सेस। वो विनर्स मेंटालिटी नहीं होती। विनर्स मेंटालिटी ऑस्ट्रेलियंस में है कि दे आर नॉट इवन अफ्रेड ऑफ व्हाट इफ आई फेल। उस थॉट को लेके वो डरते हैं ही नहीं। वो सोच रहे हैं कि भाई फेल हो गए तो हो गए, परफॉर्म कर दिया तो क्या क्या हो सकता है। दैट इज द विनर्स मेंटालिटी दैट गौतम गंभीर विल हैव, विच इज वाई आई थिंक गौतम गंभीर आता है तो वो फॉरेन कोच लाने वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी हद तक टेकन केयर ऑफ है। ये कुछ क्रूशल पॉइंट्स है जो कि गौतम गंभीर भी लेके आता है टीम के अंदर, तो उससे हम लोग ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली एक और जो पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, ये मुझे भी रिसेंटली पता चला अबाउट गौतम गंभीर, दैट ही इज़ अ गाय जो कि डेटा पे बिल्कुल भी रिलाई नहीं करता है, एज अपोज टू राहुल द्रविड़, जो कि हमने सेगमेंट के स्टार्टिंग में बोला था। राहुल द्रविड़ इज़ अ गाय जो कि बहुत ही एक्सटेंसिवली रिसर्च करता है डेटा के ऊपर, पैटर्न्स एनालाइज करता है, देखता है कि मैं क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। ये चीज़ों से बिल्कुल ही उल्टा है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने अभी केकेआर के जीतने के बाद खुद ही कहा था कि मैं तो इंस्टिंक्ट्स पर रिलाई करता हूँ, मैं डेटा को देखता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। जो भी इंस्टिंक्ट्स कहती है मैं उन पर रिलाई करता हूँ। अब ये इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द बेस्ट वे टू अप्रोच अ टीम, बिकॉज वही इंस्टिंक्ट्स बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं, एक पर्सन टू रिलेटेड होते हैं, एंड डेटा इज़ मोर रिलायबल, मोर साइंटिफिक, मोर एक्यूरेट, मोर ट्रस्टेबल। बट अगर उसके इंस्टिंक्ट्स काम कर रहे हैं तो हम कौन होते क्वेश्चन करने वाले हैं? सो ये एक वो नया अप्रोच होने वाला है टीम इंडिया का, जो कि वो लेके आने वाला है, जो कि पिछले 4-5 सालों से नहीं था। एवरी कोच यूज टू रिलाई हेविली ऑन डेटा, जो कि अब नहीं होगा अगर वो आएगा तो। इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है, इट इज़ जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ ऑपरेटिंग। एंड सो आई वुड सम इट अप दिस सेगमेंट बाय सेइंग कि अगर वो कोच बनने वाला है, प्लीज़ मेक श्योर कि फिर आप सारा कंट्रोल उसके हाथों में दे रहे हो। कोई फ़ायदा ही नहीं है उसको कोच बनाने का
अगर आप उसको पार्शियल कंट्रोल देके आधी चीज़ें खुद ऑपरेट कर रहे हो, मैं बीसीसीआई के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, अगर आप जनरली रिजल्ट्स देखना चाहते हो ना, तो मेक श्योर कि आप उसको कोच बना के उसको वो पूरा फ्रीडम दे रहे हो कि अब तू डिसाइड कर ले, तेरे को इसको सैक करना है, तेरे को इस प्लेयर को टीम से निकालना है, चाहे कितना ही बड़ा नाम हो, तो वो तेरा डिसीजन है, हम बैक करने वाले हैं. बिकॉज आई जेन्युइनली फील गौतम गंभीर सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर पाएगा अगर उसको फ्रीडम नहीं दी गई तो. ऐसा मेरा जेन्युइनली मानना है. केकेआर से वो इतना सक्सेसफुल क्यों रहा? बिकॉज ओनर्स से, मैनेजमेंट से, कोच से, हर तरफ से उसको पूरा सपोर्ट था कि तू बता तू क्या चाहता है और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे. अगर इंडियन कोचिंग सेटअप में ये चीज़ नहीं होने वाली तो आई थिंक गौतम गंभीर विल नॉट बी सक्सेसफुल. उसको फ्रीडम दोगे तो सक्सेस हमें जल्दी दिखेगा भी और एक्चुअली में हमें ट्रॉफीज देखने को मिल सकती हैं. आई जेन्युइनली बिलीव कि गौतम गंभीर के आने से हमें ट्रॉफीज मिल सकती हैं दोबारा. आई जेन्युइनली बिलीव सो, प्रोवाइडेड उसको आप पूरा सपोर्ट दे रहे हो, पूरा फ्रीडम दे रहे हो और फिर ज़बरदस्ती उसके डिसीजंस को क्रिटिसाइज मत करो विदाउट वॉचिंग द रिजल्ट ऑफ दैट डिसीजन. कि भाई अगर उसने बोला कि मुझे रोहित शर्मा या विराट कोहली को हटाना है, तो पहले वेट करो. उस डिसीजन को हटाने के बाद क्या रिजल्ट है उसका वेट करो. पहले ही मतलब रोना शुरू मत कर देना. आई थिंक गंभीर वो चीज़ें झेलता भी नहीं है एंड वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. वो पॉइंट है ही नहीं. सो इफ़ यू आर मेकिंग हिम द हेड कोच, give him full control, give him full trust, give him full vote of support, let him operate and organize the team in whichever way he wants. तब तो कोई फ़ायदा है बनाने का. क्या उसको कोच बनना चाहिए? आई थिंक यस. मुझे लगता है इस वक्त उससे बेटर कैंडिडेट कोई है. सो ही इज़ द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ द फॉरेन मेंटालिटी दैट वी नीड राइट नाउ, द फॉरेन एक्सपोजर वी नीड विद द इंडियन कल्चर, बिकॉज ही इज़ एन इंडियन. इससे बेटर कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता. एंड आई थिंक गौतम गंभीर इज़ एन एक्सेप्शन इन द सेंस कि कोई भी बंदा अगर ऐसा और होता जिसके कोचिंग के क्रेडेंशियल्स के नाम पे सिर्फ 3 साल ऑफ IPL मेंटरिंग लिखी होती तो हम सब मना कर रहे होते. क्योंकि वो गौतम गंभीर, इसलिए हम सब हाँ कह रहे हैं. आई थिंक अगर इतनी बड़ी रेपुटेशन उसने गेन करी है तो उसको थोड़ा ट्रस्ट मिलना चाहिए. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. कमिंग टू द लास्ट टॉपिक विच इज़ हांसी फ्लिक के अंदर क्या टैक्टिकल चेंजेस होने चाहिए बारसा में, क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर्मेशन वाइज. ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला है बिकॉज लास्ट सेगमेंट में लास्ट पॉडकास्ट हमने कवर किया था कैसे जब हांसी फ्लिक बार्सिलोना में आया है तो वो क्या क्या चीज़ें टेबल पे लेके आ रहा है एंड उन चीज़ों में किन किन चीज़ों पे हमें एज बार्सिलोना एडजस्ट करना पड़ेगा. बिकॉज डेफिनेटली हांसी फ्लिक कुछ चीज़ें लेके आ रहा है, कोई अप्रोच लेके आ रहा है, बार्सा कोई कुछ और अप्रोच है. एक मिडिल ग्राउंड पे आना ज़रूरी है. बार्सिलोना कैन नॉट कन्विंस और शुड नॉट कन्विंस हांसी फ्लिक टू एडजस्ट टू द वेज ऑफ बार्सिलोना. फिर पॉइंट क्या है एक नए मैनेजर को लेके आने का? इफ एनीथिंग बार्सिलोना शुड बी एडजस्टिंग टू हांसी फ्लिक्स वे ऑफ मैनेजिंग, हिज फिलॉसफी. तब कोई फायदा है एक नए मैनेजर का इम्प्रिंट देखने का. एंड सो कीपिंग दैट इन माइंड, जो करंट स्क्वाड है बार्सिलोना की, इसके साथ हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या फॉर्मेशन होनी चाहिए हांसी फ्लिक के अंडर. हमने लास्ट सेगमेंट में, लास्ट पॉडकास्ट में कवर किया था कैसे हांसी फ्लिक यूजुअली प्रेफर्स अ 4-2-3-1. ऐसा नहीं है कि उसने अलग फॉर्मेशंस नहीं खिलाए, उसने 3 एट द बैक भी खिलाया हुआ है, 4-3-3 भी खिला सकता है जो कि बार्सा की प्रेफर्ड फॉर्मेशन रहती है. आई थिंक उसका जो बेस्ट निकल के आया विच वॉज अंडर बायर्न म्यूनिक, इट वॉज इन अ 4-2-3-1 एंड इट काइंड ऑफ ऑल्सो सपोर्ट्स द फिलोसफी दैट ही ऑपरेट्स विद, विच इज़ लॉन्ग बॉल्स काफ़ी होंगी, पोजेशन इंपॉर्टेंट है बट सेकेंडरी. प्राइमरी क्या है जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू रीच द बॉक्स ऑफ द ऑपोजिशन एज क्विकली एज पॉसिबल. इसीलिए हम लोग देखते हैं काफ़ी सारी लॉन्ग बॉल्स वो यूज़ करता है, वरना वो स्लो पेशेंट बिल्डअप वाला पोजीशन जो है यूज़ कर सकता था, जो कि बार्सिलोना करती है, जहाँ पे वो बॉल को बहुत ट्रैवल कराती है थ्रू पासिंग इंस्टेड ऑफ रनिंग देमसेल्व्स. ये नहीं होने वाला हांसी फ्लिक के अंदर. हांसी फ्लिक के अंदर बहुत इंटेंस रनिंग होगी, बहुत इंटेंस वर्क रेट होगा, प्रेशरिंग बहुत इंटेंस होगी, ऑल आउट अटैकिंग होगी एंड लॉन्ग बॉल्स विल बी अ क्रूशल पार्ट ऑफ इट. पोजेशन आएगा बट उतना नहीं आएगा शायद जितना बार्सिलोना देखते हुए आई है. सो 4-2-3-1 अगर हांसी फ्लिक के फिलॉसफी का बेस्ट निकाल के आता है, आई वुड से बार्सिलोना शुड बी एडजस्टिंग टू अ 4-2-3-1 देन. एंड इट इज़ नॉट समथिंग न्यू. बार्सिलोना ने बहुत बार 4-2-3-1 में खेला हुआ है अंडर डिफरेंट मैनेजर्स. रिसेंट एग्जाम्पल लेना कोमन का ले लो, जब ग्रीजमैन, मेसी, कुटिन्हो सब साथ में थे तो. सो इट इज़ नॉट समथिंग न्यू.
अब क्या हमारे पास वो रिक्वायर्ड पर्सोनेल है, स्क्वाड में वो रिसोर्सेज हैं कि हम इस फॉर्मेशन में खेल पाएँ? नॉट एग्जैक्टली, विच इज़ वाई वंस अगेन इस सेगमेंट से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से बंदे हमें ट्रांसफर मार्केट में चाहिए, वो भी समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग एक 4-2-3-1 खिला रहे हैं, ऑफकोर्स गोल कीपर हमारा टर स्टेगन ही होगा, उससे मुझे कोई डाउट नहीं है। सेंटर बैक्स और फुल बैक्स क्या होने चाहिए? वी विल ड्रॉ पैरेलल विद द 1920 बायर्न म्यूनिख एंड हम लोग रोल्स को आइडेंटिफाई करने का सोचेंगे, ठीक है। ऑफकोर्स कुछ रोल्स को वो बार्सिलोना के हिसाब से मॉडिफाई करेगा हांसी फ्लिक, बट विल ट्राई टू बी एज क्लोजली रेप्लिकेबल टू द 1920 बायर्न म्यूनिख एज पॉसिबल। सेंटर बैक्स में से एक सेंटर बैक तो अराहो डेफिनेटली होने वाला है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन आता है सेकंड सेंटर बैक कौन होना चाहिए। अब यहाँ पे कई लोग कुबारसी का नाम देंगे, ठीक है। इनिगो मार्टिनेज तो कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ दे क्लब, तो उसको भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। हम फर्स्ट चॉइस टीम बना रहे हैं। कुबारसी क्या क्रिस्टेंसन के ऊपर होना चाहिए? कई लोग बहुत स्ट्रॉन्ग केस बना रहे हैं कुबारसी के लिए कि भाई वो बंदा स्टार्टर होना चाहिए, उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक नोबडी एल्स, has impressed a lot in the limited chances that he has gotten. I highly disagree. I think Christensen should still be the first choice because तुम फिर से वही गलती कर रहे हो जो कि तुमने बाकी प्लेयर्स के साथ करी है। पेड्री के साथ, गावी के साथ, यमाल के साथ कर सकते हो कि भाई इस एज पे 17 साल 18 साल की उम्र पे तुम हर मैच स्टार्ट करा दो, बंदे की इंजरी हो जाए, वो कभी रिकवरी ना कर पाए। प्लस ही इज नॉट इवन दैट मैच्योर। Christensen is around 10 years older. He is in his prime right now. And लोग बड़ी easily भूल जाते हैं Christensen कुबारसी के स्टार्ट करने से पहले लोग बोलते थे हमारा बेस्ट बॉल प्लेइंग डिफेंडर है, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पीछे से, तो वो भी वो क्वालिटी पोजेस करता है। आई डोंट सी वाई पीपल फॉरगेट इट सो इजिली। आई थिंक Christensen deserves to start. उसने बहुत अच्छा खेला हमारे लिए। He has punched way above the expectations in my opinion. तो डेफिनेटली उसको वहाँ पे होना चाहिए। कुबारसी फॉर श्योर एक अंडर स्टडी की तरह उसको रेगुलरली गेम टाइम देते रहो। ऐसा नहीं कि उसको एकदम आइसोलेट कर दो। ही शुड बी द नेक्स्ट सेंटर बैक इन लाइन, वो तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। बट सीधा स्टार्टर ही बना दोगे तुम लोग हर मैच में उसको, वो तो बहुत ही बेवकूफ़ी होने वाली है। सो आई एम हैविंग क्रिस्टेंसन अलॉन्ग साइड अराहो। अब कई लोग कहेंगे कुंडे क्यों नहीं होना चाहिए? दो रीजन है। पहली बात तो कुंडे शायद एक राइट बैक की तरह खेले। अगर उसको सेंटर बैक की तरह खेलना है, आई डोंट थिंक कुंडे और अराहो की सेंटर बैक पेयरिंग वर्क करती है। बोथ ऑफ देम हैव अ टेंडेंसी टू ब्रेक देयर लाइन एंड मूव फॉरवर्ड। थोड़े डिस्ट्रॉयर टाइप के सेंटर बैक वो हो जाते हैं। कुंडे पर्टिकुलरली अगर एज अ सिर्फ स्ट्रिक्टली सेंटर बैक की तरह कह रहे हो तो इन अ 2 सेंटर बैक फॉर्मेशन ही डज नॉट वर्क दैट वेल। 3 सेंटर बैक्स वाली फॉर्मेशन में ही स्टिल हैज अ बेटर चांस ऑफ डिफेंडिंग द अटैकर्स इन अ मोर प्रेडिक्टेबल वे, बिकॉज उसकी डिफेंसिव अवेयरनेस जस्ट फॉर अ 2 सेंटर बैक फॉर्मेशन इज नॉट दैट गुड इनफ इन माय ओपिनियन। सो कुंडे वुड नॉट बी देयर एज अ सेकंड सेंटर बैक, इट शुड बी क्रिस्टेंसन। इसका मतलब कि क्या फिर कुंडे को राइट बैक होना चाहिए? 2 पर्सपेक्टिव्स देता हूँ। पहला है हाँ होना चाहिए, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली ही हैज बीन अ ग्रेट राइट बैक इन द लास्ट सीजन, कोई बंदा इसको डिनाई नहीं करेगा। तो क्या वो सेंटर बैक राइट बैक नहीं हो सकता? नहीं, डेफिनेटली हो सकता है। बार्सा उसको यूज करते हुए आ रही 1 साल से, वैसा बड़ा सीमलेस ट्रांजिशन होगा। दूसरा रीजन क्या है क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज हांसी फ्लिक के अंडर वी हैव सीन जो अल्ट्रा अटैकिंग फॉर्मेशन लेके जाता है, इट इज ऑलवेज नाइस टू हैव प्रॉपर फुल बैक्स, नॉट अ सेंटर बैक टर्न इनटू अ फुल बैक। फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन गॉर्डियोल एंड कैंसेलो, एक सेंटर बैक टर्न फुल बैक है और एक नेचुरली एक फुल बैक बंदा है। इट इज ऑलवेज नाइस टू हैव 2 प्रॉपर फुल बैक्स जो कि जेन्युइनली में फील्ड को एक्सपैंड करके उसकी विड्थ को एक्सप्लॉइट करके एकदम टच लाइन को हक करते हुए क्रॉसेस डाल सकते हैं, डॉन्टिंग रन्स बना सकते हैं, पेस होगी उनमें बहुत ज़्यादा। कुंडे में बहुत ज़्यादा पेस नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड ही इज़ नॉट दैट गुड जितना कि कोई एक अटैकिंग फुल बैक होगा। तो वो क्वालिटीज़ वो लैक करता है। अब इसमें एक हैक पता क्या है, एक कैच पता क्या है कि अगर आप याद करो 19-20 की बायर्न म्यूनिख को, तो उसमें राइट बैक पे किमिच खेलता था मोस्टली। वो खुद भी एक बहुत बड़ा प्रॉपर फुल बैक नहीं है, अटैकिंग फुल बैक नहीं है। तो शायद वो रोल को रेप्लिकेट करते वक्त हांसी फ्लिक विल मेक पीस विद द फैक्ट कि कुंडे एक राइट बैक बन सकता है। जब ये पॉइंट आ जाता है ना कि किमिच भी राइट बैक था वहां पे,
तब आपको लगता है कि शायद कुंडे भी फिर ये बन सकता है। बट क्या फिर लेफ्ट बैक कोई एक ऐसा सेंटर बैक को आप बना सकते हैं जस्ट लाइक कुंडे? नहीं, आई थिंक वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। उस टाइम पे डेविस था लेफ्ट बैक, यहाँ पे इट हैज़ टू बी आइदर बाल्डे और कैंसेलो। आई एम ओपन टू द थॉट ऑफ एंटरटेनिंग कैंसेलो एज अ राइट बैक एंड डेविस एज डेविस कह रहा हूँ, वाह डेविस तो आने भी नहीं वाला, बाल्डे एज अ लेफ्ट बैक। ये दो प्रॉपर फुल बैक्स अगर टीम के अंदर हो, आई एम विलिंग टू एंटरटेन दैट। मतलब इट सूट्स प्रिटी वेल द आइडेंटिटी ऑफ हांसी फ्लिक कि हमें ऑल आउट जाना ही है वैसे भी, तो देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग दैट टैक्टिक कि एक फुल बैक टक इन करके थर्ड सेंटर बैक बन जाएगा। वो यूजुअली उस चीज़ पर ट्रस्ट करता नहीं है। सो इट कुड गो डाउन वेल, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर कुंडे को एज अ राइट बैक ही यूज़ करा जा रहा है एंड लेफ्ट बैक पे फिर बाल्डे को यूज़ करा जाएगा अगर कैंसेलो रिटेन नहीं होता तो। अगर होता है तो फिर कैंसेलो को भी यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट आई एम रियली इंटरेस्टेड टू सी कि बाल्डे का क्या डेवलपमेंट होता है। ही कुड बी डेवलप्ड एज द नेक्स्ट डेविस, हु नोस। पेस है उस बंदे के पास, अवेयरनेस थोड़ी और चाहिए बस। तो हांसी फ्लिक के अंदर बाल्डे का डेवलपमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। ये तो हमने सॉर्ट कर दिया हमारी बैक लाइन क्या होने वाली है, ठीक है। जस्ट टू रिपीट, अराहो, क्रिस्टियनसन, लेफ्ट बैक पे मोस्टली बाल्डे, राइट साइड पे कुंडे, कैंसेलो डिपेंडिंग ऑन कि रिटेन होता है कि नहीं। अब हम लोग डबल पिवट पे आते हैं आगे। 4-2-3-1 में जो 2 होते हैं डिफेंस के आगे, ये सबसे बड़ा डिलेमा है। बार्सिलोना के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इंटाइसिंग टैलेंट है वो मिडफील्ड में। पेड्री, गावी, डियोंग, फर्मीन लोपेज, गुंडोगान, टॉप नेम्स है सारे। आप सबको साथ में खिला ही नहीं सकते। 4-3-3 में तो फिर भी 3 प्रॉपर मिडफील्ड पोजीशंस होती हैं। इसमें तो जो थर्ड बंदा होगा इट वुड बी एन अटैकिंग मिडफील्डर बेसिकली। तो प्रॉपर जो टिपिकल मिडफील्ड प्रोफाइल्स हैं वो 2 बंदों की होने वाली है डबल पिवट में। अब एक नेचुरल यहाँ पे बंदा जो आएगा दिमाग में वो फ्रेंकी डियोंग होगा। फ्रेंकी डियोंग एक्चुअली में आइडियल पोजीशन उसके डबल पिवट में ही थी ओरिजिनली, जब वो नेदरलैंड्स और आयैक्स से खेला करता था। ही यूज्ड टू बी द सेकंड पिवट अलॉन्ग साइड अ गाय जो कि एक जेन्युइन सीडीएम होता था, जैसे कि मान लो बुस्केट्स। उसके साथ अगर साइड में आपने डियोंग डाल दिया विद द लिबर्टी ऑफ गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, तो फिर उसका असली गेम निकल के आता था। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो सकती। आइडियली इस फॉर्मेशन में डियोंग आतंक मचा सकता था अगर उसके साथ साथ बुस्केट्स होता तो, या फिर उस प्रोफाइल का कोई बंदा होता तो। अभी डियोंग को खुद वो बुस्केट्स वाला रोल प्ले करना पड़ रहा है। तो क्या वो इस पोजीशन पे, इस फॉर्मेशन में आइडियल एक प्लेयर है? आई डाउट। अब इसमें एक रे ऑफ होप पता है क्या है? वंस अगेन, अगर आप, जैसे हमने कुंडे के लिए बात करी कि उस टाइम पे किमिच खेलता था वहाँ पे, अगर आप 1920 के बायर्न म्यूनिख से कंपेयर करो, उसके डबल पिवट में स्टार्टिंग लाइनअप में थियागो और गोरेट्स्का होते थे, जो कि दोनों खुद भी एक प्रॉपर सीडीएम नहीं है फ्रॉम द प्रोफाइल ऑफ लाइक समबडी लाइक बुस्केट्स। वो तो वैसे भी खुद भी बहुत रेड है, वो बहुत ही अलग प्रोफाइल है, बट इन जनरल जो मैं कह रहा हूँ समझो उस बात को। बोथ ऑफ दीज गाइज हैड द लग्जरी ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, अटैक करते थे, गोल्स भी मारते थे। गोरेट्स्का तो पर्टिकुलरली आफ्टर द पैंडेमिक बिकेम अ बीस्ट। बोथ वर ग्रेट इन वर्क रेट, ठीक है, आगे पीछे आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के पास होती थी। नन ऑफ देम वर, मतलब ऐसा कोई बंदा इन दोनों में से नहीं था जो कि एक प्रॉपर सीडीएम की तरह, जो कि सिर्फ पीछे ही रहेगा, पीछे से बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जैसी मौका मिले सेंटर बैक्स के बीच में फॉल ऑफ कर जाएगा। एक प्रॉपर ऑन पेपर वैसा कोई सीडीएम था नहीं उनके पास। दे यूज्ड टू ऑपरेट विद 2 बॉर्डर लाइन बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर्स। क्या बार्सिलोना के साथ भी वो चीज़ करी जा सकती है? Where Frenkie de Jong, despite not having a proper CDM next to him, is still given the liberty to go forward. कर सकते हैं, बिकॉज उस टाइम पे भी किया था। अब क्या इस बार्सिलोना की टीम में इतना ज़्यादा स्किल सेट है कि वो कर पाए? स्किल सेट तो है, उसको एक्सट्रैक्ट करने वाली बात है। तो आई थिंक ये एक रे ऑफ होप है डियोंग के लिए, फॉर हिम टू फ्लरिश इन दिस फॉर्मेशन। वरना अगर हांसी फ्लिक कहता है कि मुझे एक प्रॉपर पिवट चाहिए, तो फिर इट लुक्स अ बिट वरिंग फॉर डियोंग, बिकॉज रूमर्स हैं कि हांसी फ्लिक को किमिच चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन हांसी फ्लिक से ये है कि आप किमिच को ले तो आओगे, उसको डबल पिवट में आप खिलाओगे कहाँ और कौन सा रोल दोगे? बिकॉज ही इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉपर सीडीएम लाइक बुस्केट्स। तो डियोंग को बेच के अगर आप किमिच को लेके आ रहे हो, हाउ डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम? इट इज नॉट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय द वे। डियोंग इज ऑल्सो द गाय जो कि डबल पिवट में एक सेकंड रोल प्रेफर करता है विद अ प्रॉपर सीडीएम। किमिच इज ऑल्सो दैट सेम गाय। किमिच को आप नहीं ट्रीट कर सकते वैसे एक फर्स्ट इन लाइन सीडीएम की तरह,
उसके पास वो फिजिकलिटी भी नहीं है. तो आई थिंक क्या वी आर वी एक्सपेक्टिंग टू मच, वेर एज ऑन पेपर द रियलिटी इज कि डियोंग को हटा के किमिच कराने का कोई बहुत बड़ा सेंस है नहीं इफ़ वी आर एक्चुअली लुकिंग टू साइन अ प्रॉपर सीडीएम. ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है. ऐसा हो सकता है कि वंस अगेन जस्ट लाइक गोरेट्स्का एंड थियागो, डियोंग और किमिच को भी यूज़ करा जाए वेयर नोबडी इज अ प्रॉपर सीडीएम बट बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग इन द डबल पिवट. अगर ऐसा होता है तो गुंडोगन कहाँ खेलेगा? तो किमिच के आने से डियोंग और गुंडोगन में से कोई एक बंदा तो सैक्रिफाइस होने वाला ही है. लाइकलीहुड ज़्यादा डियोंग का लग रहा है बिकॉज पैसे ज़्यादा वो देगा अभी. सैड सिनेरियो है, बहुत सैड सिनेरियो है. क्योंकि गुंडोगन को आप एज ए नंबर 10 तो खिलाओगे नहीं आगे, बिकॉज अगर वहाँ पे आप गुंडोगन को खिलाओगे तो फिर आप पेड्री और गावी और फर्मीन लोपेस को कहाँ खिलाओगे? फिर वो बाहर हो जाएंगे टीम से. अब आप देख रहे हो मिडफील्ड में कितनी प्रॉब्लम्स हैं. एंड प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है बेसिकली. सो आई थिंक अभी के लिए अगर हम मान के चलते किमिच अगर ना भी आता है तो फ्रेंकी डियोंग एंड गुंडोगन आर द मोस्ट लाइकली टू गाइज इन द डबल पिवट. आगे अटैकिंग मिडफील्डर कौन होगा इनके? इट कैन बी पेड्री, गावी और फर्मीन लोपेस. ठीक है. आई थिंक आइडियल पोजिशन यहां पे गावी या फिर फर्मीन लोपेस की होगी. पेड्री कुड बी दैट गाय जो कि डबल पिवट में गुंडोगन की जगह स्विच करता रहे. बिकॉज पेड्री आई थिंक at one point of time we used to think he can be a proper number 10 and apparently हांसी फ्लिक शायद ट्राई करेगा भी इसका. बट मुझे लगता है उस रोल में ज़्यादा एक्सप्लोजिविटी फर्मीन लोपेज और गावी लेके आएगा. गावी whenever he is fit, but even right now I think फर्मीन लोपेज is more suited. जो बाय द वे जिनको नहीं पता वो लास्ट सीजन बार्सा का सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर रहा है बिहाइंड लेवेंडोस्की. कैन यू इमेजिन? सो आई थिंक फर्मीन लोपेज जो गोल स्कोरिंग प्रोग्रेस लेके आ रहा है, he perhaps adds more value to that role of number 10 than Pedri right now. So as of now, given Gavi is injured and Pedri and Fermin Lopez के बीच में option हो, I am starting with Fermin Lopez surprisingly. And of course इसको हम लोग substitute करके हर मैच में चेंज कर सकते हैं. Pedri भी आ सकते हैं यहाँ पे. अब बात करते हैं सेंटर फॉरवर्ड कौन होगा. That without any doubt is going to be Lewandowski, but in saying that I want to see more and more involvement from Vitor Roque. Lewandowski start इसलिए करेगा because he knows Hansi Flick. He has been our highest scorer. He has shown good form recently. But अगर हम लोग सोच रहे हैं कि इस सीजन के बाद उसको एक और सीजन खिलाना चाहिए, then we are not planning well enough. I think Vitor Roque this season should be it जहाँ पे Vitor Roque का slow transition by the end of the season into the first team हो जाना चाहिए. So these two guys for the center forward position. Mark Hugh भी होगा, उसकी बात कर सकते हैं आगे. विंगर्स कौन होंगे? राइट साइड पे आइदर रफीनिया और लमीन यमाल एंड फेरान टोरेस. आई डोंट सी हाउ ही स्टार्ट्स राइट नाउ पर्सनली. आई थिंक ही इज अ सरप्लस. रफीनिया आई डोंट लाइक हिम बट वी हैव टू बी ऑनेस्ट, ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट creative players for us. He has given a lot of attacking output for the team. In fact शायद टॉप भी कर रहा है इन स्टैट्स पे, कोई बड़ी बात नहीं है. तो he has overperformed for sure and he deserves to stay then. तो यमाल एंड रफीनिया ऑन द राइट साइड. अब आप कहोगे फरान टोरेस को फिर लेफ्ट पे खिला लो. आई डोंट थिंक आइडियली ही शुड बी देयर. इनफैक्ट इन सेइंग दैट आई डोंट थिंक फीलिक्स को भी रिटेन करना चाहिए. इन दोनों प्लेयर्स को नहीं करना चाहिए. आंसू फाटी वापस आ रहा है and he genuinely wants to start on the left wing. Maybe Hansi Flick will look into Ansu Fati as a replacement for the left winger position. Starter I think हमें purchase करना पड़ेगा. Nico Williams could be that guy. So essentially इस पूरे formation से हमें दो glaring loopholes निकल के दिख रहे हैं. एक तो एक proper CDM का and एक left winger का. And it is so funny because यही दो सेम लूप होल्स थे जब चावी रुकने वाला था with a completely different setup and formation. And अब हमने एक नया मैनेजर ले आए and we realize how अभी भी वही दो सेम प्रॉब्लम्स हैं. How fundamental these problems are कि आप पूरा मैनेजर पूरी फिलोसफी चेंज कर दो फिर भी ये दो पोजीशन हमें खरीदनी ही पड़ेंगी. So I think it is very clear now. पूरा गेम प्लान बहुत क्लियर हो गया, फॉर्मेशन से भी फिलोसफी से भी, कि आप कुछ भी सेटअप कर लो, ये दो पोजीशंस हमें फिक्स करनी है ट्रांसफर मार्केट में. एंड मिडफील्ड का जो डिलेमा है ना वो सोचना पड़ेगा हमें. बिकॉज आई डोंट थिंक अगर किमिच आ रहा है
तो फर्मीन, पेड्री, गावी, गुंडोगान एंड डियोंग, इन पांचों में से कोई भी एक बाहर नहीं जाएगा क्लब से, ऐसा मुझे लगता नहीं होगा. समबडी विल बी लीविंग. आई हाईली डाउट कि ये पांचों क्लब के अंदर रहेंगे और ऊपर से किमिच भी आएगा. एंड मोस्ट लाइकली अनफॉर्चुनेटली मुझे डियोंग होता हुआ दिख रहा है. इज देयर एनी अदर वे? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिकॉज आई जेन्युइनली फील बैड फॉर हिम. बट इस सेटअप के साथ वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. बाय द गेट गो सुनने में बहुत अटैकिंग वो लगता है, फॉर्मेशन लगती है, फिलोसफी लगती है. जस्ट इमेजिन द लॉन्ग बॉल्स फ्रॉम बिहाइंड, wingers trying to latch on it, Fermin Lopez trying to latch on it. It would be so interesting to see. We genuinely can create havoc in Europe if everything goes as per plan, if people are not injured, if players are able to match the intensity that Hansi Flick expects them to give. ये बहुत बड़ा लेसन होगा. अगर ये सब होता है, maybe we will be in for a surprise. Although मडर्न ने एम्बापे ले लिया, डेविस भी ले लेंगे perhaps, तो कितना ही compete कर पाएंगे वो भी सोचने की बात है. बट हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, एंड फॉर दैट वी नीड टू गिव द बेस्ट शॉट पॉसिबल टू आवर ओन प्लेयर्स, टू आवर ओन स्क्वाड. उसके लिए होपफुली ये 2 पोजिशंस पे हम लोग ट्रांसफर मार्केट पे कुछ अच्छा काम करके लाएंगे. एंड हांसी फ्लिक को पूरा भरोसा देंगे कि भाई तू चला अपने हिसाब से फॉर्मेशन को जैसे चलाना चाहता है, एंड जो प्लेयर्स को चाहिए वो मिलेंगे. Just change Barca's mentality forever. That's all I hope. On that note, let's end today's podcast. I hope you enjoyed it. अगर पसंद आया, please make sure to like this episode, subscribe to this channel, और जो next podcast आपको ज़रूर देखना चाहिए इस चैनल से, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा. इसको भी देखिए और कमेंट करके बताइए आपको पॉडकास्ट कैसा लगा.